देवी भागवत महापुराण में चैप्टर 2 से रिलेटेड महिषासुर मर्दन की पूरा पार्ट है। आपको सिर्फ अच्छा। उतना पार्ट पढ़ना है, पूरा देवी भागवत पुराण थोड़ी पढ़ना है। अच्छा, वो मुझे पढ़ने लग गए तो मजा आ गया, तो पूरी स्टोरी पढ़ डाली। अब आपका मजा तो ठीक है, लेकिन मेरे को तो उसमें वो मत करिए ना। पूरा देवी भागवत पुराण तो बहुत ही लाजवाब है। इतने सारे सवालों का जवाब है उसके अंदर कि आप सोच भी नहीं सकते। यवन ऋषि का वही, और वो राजा शर्यात की पुत्री, यही बहुत पूरा। बहुत सारी चीजें हैं जी। जब आप देखना शुरू करेंगे ना, मतलब ये जो आप कहानी बता रहे हैं च्यवन ऋषि वाली जो है, उसमें एक 55,000 वर्ष का साधु जी। अपने शरीर को नया करता है। और वो एक अश्विनी कुमारों ने 21 नया किया उनको। 21 साल या 24 साल ऐसे करके उतने साल की लड़की से विवाह करता है। जी। उसका डिस्क्रिप्शन दिया है जी, वही पढ़ा मैंने। कि वो शरीर का जो नवीन, मतलब देवी भागवत में तो एक से एक लाजवाब स्टोरीज हैं। बट मेरा जो कहने का उद्देश्य था वो सिर्फ ये था कि आपको केवल वो पार्ट पढ़ना है जो महिषासुर मर्दन से रिलेटेड है। वो अच्छा। मैंने उसमें किताब के अंदर जो है वो पेजेस वाइज भी शेयर। एक सेकंड रुकिए, मैं वो भी शेयर कर देता हूँ देवी भागवत पुराण का। मैं आपको ना ये शेयर कर रहा हूँ पेज नंबर, ताकि ये ध्यान रहे कि हम कौन से पेज नंबर से पेज नंबर की बात कर रहे हैं। जी सर। ये हमारी इंडेक्स शुरू हो गई। महात्म्य जी। ये नहीं पढ़ना आपको। प्रथम स्कंद, यह है पेज नंबर 96। शेषशाही भगवान विष्णु के कर्णमल से मधुकैटभ की उत्पत्ति। ये है पहला चैप्टर। तो जिन लोगों को पहला चैप्टर बोला है पढ़ने के हिसाब से, वो यहां से पहला चैप्टर को आइडेंटिफाई कर लें। मैं इस पे निशान भी लगा देता हूं ताकि ये याद रहे। ये यहाँ पर पहला चैप्टर चल रहा है। भगवान विष्णु व्योमायधीन क्यों हो गए, भगवान विष्णु मधुकैटभ से 5,000 व्यास। ये यहाँ पर विष्णु द्वारा वध। ये यहाँ पर ये एक पूरी कथा दे रखी है जो चैप्टर 1 से रिलेटेड है। जी सर। तो जितने भी लोगों को मैंने चैप्टर 1 दिया है, तो जो बच गया है ग्रुप में देने के लिए, ये कीर्ति मैम और रूपा जी के लिए, तो उनको चैप्टर 1 देवी भागवत यहां से देखना है। कीर्ति मैम आपने नोट कर लिया? जी शशि जी क्या कह रहे हैं आप? उषा मैम ले रही है चैप्टर 1। कौन? उषा मैम। उषा तो सिंह। देवी भागवत का चैप्टर 1। हाँ। तो देवी ये भागवत। तो ये वाला पार्ट उनके रेफरेंस में चला जाएगा। ओके। ठीक है ना? तो ये पीडीएफ तो मैंने ग्रुप में शेयर कर ही दी है, तो इसलिए उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। जी शशि मैम आप क्या कह रहे हैं? नमस्ते सर। जी नमस्कार मैम। आ, सर, कल क्या हुआ, मेरी सिस्टर भी, मैंने भी उसको बोला कि आप स्ट्रीम लिखो, तो सर वो भी स्ट्रीम लिख रही थी और स्ट्रॉम भी लिख रही थी सर वो। अच्छा। तो कल उसने ये सब मतलब जैसे मैं मतलब लिफ्ट करने की, एनर्जी लिफ्ट करने की कोशिश करती हूँ ना, तो वो भी उसने कल जब किया तो उसके हाथ सर लॉक हो गए। लॉक हो गए मतलब? मतलब वो बिल्कुल, मतलब मूवमेंट ही नहीं हो रहे थे, मतलब एक जगह आके वो बिल्कुल लॉक से हो गया। मतलब वो कह रही मेरा शरीर है ना बहुत भारी सा हो गया, ये चीज है ना मुझे बहुत भारी लग रही है। और मतलब उसको बहुत टाइम लगा वो चीज एनर्जी लिफ्ट करने में।
मुझे पता नहीं इसका क्या कारण होगा, कोई होगा मतलब ऐसा। अब आपकी बहन है तो शर्मा ही होगी ना वो भी। हाँ जी। हाँ, तो जब ब्राह्मण है तो कोई चीज ऐसी होगी जो एक ब्लॉकेज के जैसा होगा। हम्म। मतलब कोई डाउट करके कोई चीज होगी, अदरवाइज ऐसे होता नहीं है कुछ भी। तो बहुत सारी वही। चीजें तो हमारे अपने वहम की होती हैं, कुछ ऐसा होता नहीं है हम्म। कभी भी। कहने लगी पता नहीं क्या, देखो ना ये, मतलब उसने, मैं भी कर रही थी तो फिर उसने मुझको कहा कि देखो दीदी ये कैसे रह गए मेरे, हाँ मतलब मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि क्या इसको क्या चीज हो रही, मैं अपना करके फ्री हो गई। तो वो बिल्कुल वैसे ही, मैंने कहा क्या हुआ, फिर बाद में बोली, नहीं, मैंने कहा करो अच्छा, धीरे इसमें धीरे इसमें धीरे कुछ भी तो। नहीं है ऐसा जो वो हाँ कभी कभी किसी और रीजन से हुआ होता है। हाँ हाँ। वही बहुत मैंने बार कहा क्या चलो। होता है, हम्म हमारे ना अपने जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, वो हम्म। उसमें इनर डायलॉग जो है वो एकदम काम करता है बहुत अच्छी तरीके से। मैंने कहा सर ये कंफ्यूजन सर से पूछूं क्या है, क्या कैसा, थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा तो नहीं, मैं अच्छा ऐसी रहेगा। भी कहानी सुना सकता था आपको कि मैडम उन्होंने जो है हमारे कोर्स में हमसे दीक्षा नहीं ली है तो ऐसे कैसे कर सकते हैं, मैंने मंत्रों से बांध रखा है ये सब। और आप बड़े ध्यान से देखिए, आइंदा कोई भी व्यक्ति बिना मेरी परमिशन के इन स्ट्रीम की एनर्जी उठाने की कोशिश ना करे। तो मैं ऐसी फर्जी कहानियां भी सुना ही सकता हूँ, कौन सी दिक्कत है। बट ऐसा कुछ है नहीं वैसे। उनका अंदर कोई भी एक इनर डिबैकल चल रहा होगा जिसकी वजह से कुछ होगा, बट होता नहीं है कुछ भी। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, ये हो गया जो महिषासुर वाला जो चैप्टर है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। तो जिनको हमने दुर्गा सप्तशती चैप्टर टू टू दिया है, हम्म। उनको यहाँ से पढ़ना है। ओके। ये हमने रागनी मैडम को दिया है ना, दुर्गा जी यस। सर। सप्तशती। तो रागनी मैम, आपको जो पढ़ना है वो यहाँ से पढ़ना शुरू करना है। और यहाँ से पढ़ते पढ़ते इसको कंपेयर करना है दुर्गा सप्तशती के चैप्टर टू के साथ। अच्छा जी। अब इसमें चिकशुर, बिडाल, ताम्र ऐसे करके पूरी कहानी दे रखी है, जो एक्चुअल पूरी कहानी के तौर पे उसने बताया। दुर्गा सप्तशती में उसको मात्र 64 श्लोक में बता रखा है। जो जी। चैप्टर टू जो है वो मात्र 64 श्लोकों का है। यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा, तो कौन सा पार्ट लेना है कौन सा छोड़ना है, ये आप जब उसे पढ़ेंगे और सबको बताएंगे कि क्या क्या चीजों का फर्क था, तब ये प्रक्रिया आपको उसके तौर पर आएगी। ये ठीक यहां है। से लेकर और तो आप मतलब श्लोक बाय श्लोक भी एंड मतलब चेक कर सकते हैं ठीक है सर। कि भाई कौन सा चीज के तौर पर है। अब जैसे महिषासुर का वध जानकर फिर ये यहाँ पर सारे देवताओं की पिटाई होने के बाद फिर देवता जो है आए और देवी को अपने आयुध देने लगे। तो जो आयुध दे रहे हैं वो चैप्टर टू का पार्ट है। जी। फिर उसके बाद ये पूरा युद्ध का डिस्क्रिप्शन, तो पांचवा स्कंद आपको पढ़ना है। पांचवें स्कंद में ये सारी की सारी चीजें दे रखी है। तो जब आप पांचवा स्कंद पढ़ेंगे और महिषासुर जहां खत्म होगा उसके बाद जो है वो चंड मुंड वाली कहानी शुरू होगी। तो जो जी सर। चैप्टर 5 से 13 जिसको दिया है, तो वहां पर वो देवी भागवत के भी आप वो चैप्टरिंग कर सकते हो। अजय शर्मा जी को आपने क्या क्या दिया है? नहीं, अजय शर्मा, एक, उनको नहीं दिया सर। हाँ, तो अजय शर्मा जी को दीजिए जरा ये मतलब देवी भागवत का पार्ट कौन सा देना है ये आपको देखना है। अब जैसे धूम्रलोचन वध है, धूम्रलोचन वध भगवती काली और धूम्रलोचन का वध जो है ये यहाँ पर 2 चैप्टर में है, वहां पर एक चैप्टर में और शायद 28 या 32 श्लोक है। हम्म। चंडमुंड जो है वो मात्र 18 या 19 श्लोक में खत्म हो गया। तो ऐसे करके जब आप श्लोक वाइज आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ कितना मटेरियल था, और फिर हमारा जो टारगेट है कि हमें 729 श्लोक ढूंढने हैं, तो बस सारी चीजें फटाफट ट्रैक होती चली जाएंगी।
और बस जितना करें उतना बस मन में ये भाव रखें सब लोग कि महालक्ष्मी जो है हम पे कृपा करे और हम जो संपूर्ण वाली जो दुर्गा सप्तशती है उसको महालक्ष्मी सप्तशती के तौर पे जो है वो प्रकट कर सके। तो हम एक किताब छाप देंगे फिर जो। तो बस ये पांचवा स्कंद है, ये इसमें देखना है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे। ये मैंने वॉल्यूम 2 खोल दिया। अच्छा, ये यहाँ पे एक जगह जो है वो देवी गीता आई है, मतलब गीता और देवी का जो विराट स्वरूप है वो उसके हिसाब से, तो मतलब एक जो श्रीमद् भगवत गीता है और एक देवी गीता के तौर पे यहाँ पर आनी। अभी नीचे चाय दे दो भाई। तो उसके हिसाब से यहाँ पर दे रखा है डिटेल। तो जब आप इसको देखेंगे तो आपका वो गीता वाला पार्ट तैयार हो जाएगा। बिल्कुल श्लोक बाय श्लोक मिलता है, मतलब एक दो पार्ट भी नहीं। जहां मैंने विराट स्वरूप का, श्रीमद् भगवत गीता का विराट स्वरूप उठाया और देवी गीता के विराट स्वरूप को उठाया, दोनों के श्लोक, नंबर ऑफ श्लोक एग्जैक्टली इक्वल निकले। और 29 श्लोक तो श्रीमद् भगवत गीता में भी नहीं है, वो भी जब ढूंढने बैठेंगे तो वो भी मिल जाएंगे कहीं ना कहीं लिखे हुए। आंटी हाँ कर कर ले 8। ये नंदारी ना घूमने जा रही कहीं वो भी खाना ना बनाए कौन है? जाएंगे हाँ, अब ये देखिए, ये जो है दशम स्कंद में यहां पर लिखा हुआ है ये वाला पार्ट। व्यवस्थ मनु का भक्ति का मन बता है, सावर्णी मनु के पूर्वजन्म की कथा, सावर्णी मनु के पूर्वजन्म की कथा प्रसंग में मधु कैटभ की उत्पत्ति, शुंभ निशुंभ, ये यहाँ पर भी ये पार्ट लिखा हुआ है। तो जो वेरिएशन होगा उसके तौर पे वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। बस इतना ही पार्ट है इसमें दोनों पुराण के अंदर। तो ये दोनों पुराण तो हमने शेयर कर ही रखे हैं, तो जब आप इनको देखेंगे तो ये जितने भी लोगों ने नहीं करे। अजय शर्मा जी कहाँ पर हैं? जी रूपा जी, आप क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ सर, ये दुर्गा सप्तशती का आपने ये ऑर्डर बता दिया पढ़ने का, लेकिन लाइक वन गो में अगर नहीं पढ़ सकते तो कैसे पढ़ना है इसको? ऐसा जी बड़ा सिंपल है। सबसे पहला काम है, जितना टेक्स्ट भी हमने बात करी उसकी पीडीएफ को सेग्रीगेट कर लीजिए, चैप्टर वाइज बाइफरगेट कर लीजिए। हम्म, एक दुर्गा सप्तशती का पीडीएफ है, उसका मान लीजिए आपको कौन सा चैप्टर मिला है? आठवां। नहीं सर, मैं जनरली पूछ रही हूँ, मतलब अगर मुझे पढ़नी है दुर्गा मतलब सप्तशती बट आई एम नॉट हैविंग दैट मच टाइम टू रीड इट इन वन डे, तो मैं उसको बाइफरकेट कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि वो 13 दिन का देखो जी, बोलते हैं ना तो। देखो जी, आपका टाइम कितना है ये आप अपने तौर पर डिसाइड कर सकते हो, बट एक चैप्टर को अगर रोज पढ़ने के हिसाब से भी रखोगे ना कि सुबह उठते ही एक चैप्टर पढ़ लिया,
साल भर में अपने आप ही जो है वो 30-40 पार्ट हो जाएंगे। दुर्गा ओके। सप्तशती को अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए, और फिर आप देखिए कि आपके लाइफ में ऐसी, सिर्फ ये दुर्गा सप्तशती लिए कहा गया है कि जो मेस्कुलाइन आइडेंटिटीज हैं उनकी पूजा करने से तो आपको जो भी एनर्जी मिलती है, दुर्गा सप्तशती की या महालक्ष्मी का पूजन करने पर वो जन्म जन्मांतर तक कैरी फॉरवर्ड होता है। राइट। अब लॉजिकली आप देखो, मतलब ये लिखी हुई है लाइन उसमें, तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि एक भगवान दे रहा है एक दूसरा नहीं दे रहा है, ये तो किसी ने पार्शियलिटी की लाइन लिख रखी है। बट जैसे ही मैंने वो मदर्स वूम की कहानी को इमेजिन करा, तो जितनी बार भी जन्म लूंगा मदर्स वूम तो ध्यान ही रहेगा ना। मदर बाय डिफॉल्ट याद रहेगी, फादर याद रहे या ना रहे। तो स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है, इसलिए वो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, क्योंकि बहुत डराते हैं, मतलब यू नो ऐसे ही पढ़ना चाहिए, यही रूल्स फॉलो रेगुलेशंस फॉलो करने नहीं तो चाहिए, तो वो बस पी ज्यादा। लीजिए ना, थोड़ा सा वो पी लीजिए, वो कौन सा है वो, उसके लिए बोलते हैं ना कि डर के आगे जीत है, क्या कहते हैं उसको, कौन सा? हम्म, कौन सा सॉफ्ट ड्रिंक आता है ना जो बोलता हाँ है कि डर के आगे जीत है, सलमान खान आता है ना उसको बेचने के लिए। हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो बस वो पी लिया आपने, जब आपको डर बहुत ज्यादा लगा तो एक, तो ऐसे कोई ये नहीं है, यू कैन रीड वन चैप्टर पर डे विच एवर यू मैडम वांट। मेरे को अगर कोई दुर्गा सप्तशती पढ़ते हुए देख लेना, उतने गंदे तरह से आदमी नॉवेल नहीं पढ़ता जितने गंदे तरह से मैं दुर्गा सप्तशती पढ़ता हूँ। वहीं बैठा हूँ, वहीं खाना खा रहा हूँ, वहीं कोई और चीज हो रही है, मतलब कुछ भी हो रहा हो, मैं अगर दुर्गा सप्तशती पढ़ रहा हूँ और मैं कोई अपने, और बकायदा मैं जब भी पढ़ता हूँ दुर्गा सप्तशती मेरे पास एक कॉपी पेंसिल कॉन्टिन्यूस होता है। इधर कोई पॉइंट मिला फट से मैंने अपने नोट्स में उसको लिखना शुरू कर दिया। और कितनी बार मैंने पूरी पूरी लिखी है, पढ़ना तो बहुत दूर की बात हो गई, एक एक श्लोक को कितनी बार लिखा पिछले 14 साल में, उसमें भी नहीं जाते। बट मैं कह तो रहा हूँ इट इज वर्थ क्या? रीडिंग। तो सिर्फ चैप्टर पढ़े और बाकी अर्गला और ये नहीं पढ़े तो भी चलता है? ऑर्डर तो मैंने पहले ही आपको बोला, चैप्टर 2 से शुरू करिए, हाँ। 1 पे खत्म करिए, फिर कवच कीला अर्गला का नंबर आएगा ना। अर्गला नहीं, पर कीला अगर कवच टुडे जो आई है, वांट टू रीड चैप्टर 8 मुझे पढ़ना है, तो हाँ, मुझे सिर्फ उतना ही वक्त है कि मैं बस चैप्टर 8 चैप्टर पढ़ 8 ही सकूं। पढ़ना है। जब चैप्टर 8 पढ़ना है तो चैप्टर 8 पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना। चैप्टर 8 का एक एक वर्ड आपको पता होना चाहिए। चैप्टर 8 जब दुर्गा सप्तशती से पढ़ ले तो अगले दिन देवी भागवत में पढ़िए कि वो चीज कहाँ पर लिखी है। वो टेक्स्ट के पेजेस को फोटोकॉपी कर लीजिए, उसके प्रिंट आउट निकाल लीजिए और वो एक सेट बना लीजिए। अब वो सेट पर ही आपके सारे पॉइंट्स नोट सब वहीं के वहीं होने चाहिए। रिसर्च वाला जो व्यक्ति है ना वो कैसे पढ़ाई करता है, हमें वैसे पढ़ाई करनी चाहिए। रिसर्च वाले व्यक्ति के कोई नियम नहीं होते, वो सुबह उठकर नहाता नहीं, वो टाइम से खाना नहीं खाता, वो कभी दाढ़ी नहीं बनाता, वो सिर्फ सब्जेक्ट में ही उसका चिंतन रहता है। और जितनी देर उसका सब्जेक्ट में चिंतन रहता है उतनी देर उसे किसी चीज का होश नहीं रहता। जब ये वाले तरह से चीजों को देखेंगे ना, ऐसे महालक्ष्मी साक्षात सामने आ जाएगी जैसे रामकृष्ण परमहंस को महाकाली दिखती थी। तो वो सारी की सारी चीजें नहीं, ये तो फालतू लोग हैं जिन्होंने ऊल जलूल कहानियां सुना रखी है, ये करो वो करो, कॉन्सेप्ट ही छुड़वा दिया सबके हाथ से। आप ऐसे सोचो, याद करो आपको कितनी बार आपकी मम्मी ने मारा होगा, याद करिए। पहले तो बहुत पिटाई होती थी याद बचपन करिए, में। जब मदर मारती है तो वो बिल्कुल यूनिक टाइम होता है, ऐसे हाथ ही नहीं छोड़ती कभी भी, कभी भी। आप देखो फादर जो है वो आते जाते हल्का सा टपरी सर पे मार दी या कुछ है, वो फादर कर सकते हैं। मदर ऐसे हाथ ही नहीं लगाती कभी भी। उसने 9 महीने उठाया है, उसे वैल्यू पता है। अगर वो मार रहे हैं तो कोई एक चीज ऐसी होगी जो डिस्टर्बिंग होगी, इरिटेट करने वाली होगी, वो उसे अपने बिहेवियर पैटर्न से कंपेयर कर रही होगी और फिर उस मैपिंग की वजह से मार रही होगी। मदर का तो रोल प्ले ही फर्क होता है। राइट। और मदर किसी भी व्यक्ति को लेट एज तक भी मार सकते हैं, फादर तो एक लिमिटेड, जब तक बच्चा स्कूल जा रहा है पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा या शादी वादी में कोई टाइम पे कोई परेशान करा तो वो भले ही हाथ छोड़ दे, वरना फादर का तो बहुत लिमिटेड सा रोल होता है।
हाथ छोड़ने वाला पार्टी मदर का होता है। मैंने कितने सारे ऐसे लोग देखे जो ग्रेजुएशन के बावजूद अपने मदर से पिटे हैं। तो इसलिए कह रहा हूं मैं कि मदर का मारना ही रेयर होता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि मतलब मदर तो एक बिल्कुल यूनिक सा ही कॉन्सेप्ट है। जी, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हाँ, अजय शर्मा जी नहीं है ना, लाइन पे नहीं है, ठीक है। और किस किस को कौन सा पार्ट दिया है आपने? सर ये मुझे लक्ष्मी कुलकर्णी अगला जी का, लक्ष्मी कुलकर्णी जी का नाम लिखा हुआ है इसमें, नहीं है? आई डोंट थिंक सो सर, नहीं है। नहीं नहीं सर। है तो इनका नाम लिख दीजिए। मेरा रहस्य 3 हाँ मेरे। सर, रहस्य में है, इनका तीसरा रहस्य बस दिया है बस उनको। बस ठीक है, रहस्य है तो सर ठीक है, मुझे कोई अर्गला दिक्कत नहीं। मिला, अर्गला स्तोत्र करना है, तो उसको क्या किस तरह से करना है मुझे? मैडम, आपने अर्गला की चॉइस करी, मैंने नहीं बोला हाँ कोई भी चीज वही। के लिए। हाँ पर मतलब उसका कोई तो आप मैं मतलब ये कुछ बोलूंगा तरीका कि बता दीजिए। आपको कायदेसर वो चैप्टर लेना चाहिए जिसमें कि दुर्गा सप्तशती और देवी भागवत दोनों कनेक्ट हो। ओके, तो कौन सा तो लेना चाहिए सर? अब तो जो ले ही लिया। कोई भी चीज ओके। देवी भागवत का, और मतलब अभी जैसे मैंने जितने पेजेस दिखाए हैं वो देवी भागवत के, और उठा लीजिए बस उसमें कोई सा भी एक उसमें टारगेट करके उसको ले लीजिए, हो गया। और फिर उसको कनेक्ट कनेक्ट कैसे करना है सर, देवी भागवत को देखिए, एक दुर्गा एक सब? पार्ट ना, एक पार्ट में सबको एक सिंपल तरह से होता है। जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ, क्या करता हूँ, एक पीपीटी या पीडीएफ खोल लेता हूँ और उसके ऊपर अपनी बात बताना शुरू करता हूँ, फिर सबसे क्वेश्चन पूछता हूँ। दैट्स इट। इतना ही होता है मेरी क्लास में, और कोई ज्यादा चीज नहीं होती है। जब कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो पीपीटी साइड में कर दी और क्वेश्चन को सुनना शुरू करा, फिर क्वेश्चन का आंसर करना शुरू कर दिया। ऑन दी सेम लाइन हर एक व्यक्ति एक चैप्टर को पढ़ेगा और उसको प्रेजेंट करेगा। जिसका सबसे पहले तैयार हो वो सबसे पहले प्रेजेंट कर ले, सो दैट इट बिकम्स अ माइलस्टोन फॉर एवरीबडी की हाँ भाई इस चीज को ऐसे करना है। मैं एग्जाम्पल देकर भी बताता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला चैप्टर 2 जो है वो दुर्गा सप्तशती में, उसमें किस तरह से है कि सारे देवता जो है उनकी, वो जाते हैं ब्रह्मा विष्णु शिव के पास, उनकी पिटाई छिताई हो रही है, उनको राज्य से बाहर निकाल दिया, और वो सारे मिलके कह रहे हैं कि भगवान हमें बचा लो, ये इसने तो हमारा सब कुछ छीन लिया महिषासुर ने। ठीक है भाई, छीन लिया। अब वो सबके मुख से क्रोध के मारे तेज निकलने लग गया। अब क्रोध, क्रोध का मतलब क्या हो गया? इनकम्प्लीट डिजायर। डिजायर क्या थी? अपना राज्य। अपना राज्य क्यों नहीं मिला? तो अपना राज्य छीनने की वजह से जो इनकम्प्लीट डिजायर हुई, उस क्रोध में उनका जितना भी तेज था वो सारा निकल गया, यानी कि उनकी टोटल एनर्जी जो है वो उनके शरीर से बाहर आ गई। जिसकी जितनी भी एनर्जी थी वो सारी की सारी कंबाइंड हो गई, और वो कंबाइंड एनर्जी ने एक देवी का फॉर्म ले लिया। अब हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के ऊपर जाते हैं। पुल्लिंग क्या होता है? जो स्थूल को सूक्ष्म करे वो पुल्लिंग, जो सूक्ष्म को स्थूल करे वो स्त्रीलिंग। ये डेफिनेशन मैंने बोली थी ना क्लास में, किसी को ध्यान है, नहीं ध्यान है? नहीं बोली थी सर। मैंने ये डेफिनेशन बोली थी। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि स्त्रीलिंग क्या होता है, पुल्लिंग क्या होता है, तो उसकी कोई ना कोई डेफिनेशन होगी ना। तो अगर आप जेंडर को डिफाइन करोगे तो आप कैसे कहोगे? जो सूक्ष्म को स्थूल करे वो स्त्रीलिंग, और जो स्थूल को सूक्ष्म करे वो पुल्लिंग। नपुंसक लिंग क्या हो गया? जो ना स्थूल करे ना सूक्ष्म करे, वो नपुंसक लिंग हो गया। ऐसे करके हमारे जेंडर डिफाइन हो गए। अब इस जेंडर के आधार पे चैप्टर 2 के अंदर सारे देवताओं का तेज सम्मिलित हो गया। क्या? जी, मेरी एक इनकम्प्लीट डिजायर है। उस इनकम्प्लीट डिजायर को कौन पूरा करेगा? जिसकी कैपेबिलिटी होगी उन सबके बियॉन्ड। तो जब आप उन सबके बियॉन्ड जाएंगे तो वो कैपेबिलिटी हाईलाइट करेंगे,
तो वो कौन है? अब वहां से देवी का रोल शुरू हो गया, उसने सबका तेज अपने अंदर लिया और अपने विराट के अंदर उसको मैक्सिमाइज कर दिया। अब वो मैक्सिमाइज करते ही उसके सामने पहले महिषासुर की सेना आई, फिर महिषासुर आया, फिर सबका वध हुआ। अब वो जो देवी का विराट स्वरूप था, उसमें वो जो छोटे छोटे देवता जो थे, किसी ने कहा जी मैंने आपको कानों के बुंदे दिए, किसी ने नाक में पहनने को दिया, किसी ने हाथ में ऐसे करके उन्होंने पूरी ड्रेसिंग जो थी, किसी को भी बिल्कुल एक परिपक्व कंप्लीट बहुत सुंदर बनाने के हिसाब से, उन सब ने उस विराट स्वरूप के अंदर अपने अपने स्थान ग्रहण कर लिए। तो अब जब आप उस कपड़े पहनने के तरीके को, ज्वेलरी पहनने के तरीके को अपने भीतर इमेजिन करें, इमेजिन करें कि आपने अपने पूरे बाल बनाए और उसमें जो है वो सर में चूड़ामणि लगाया। वो चूड़ामणि किसने दिया? बोले फलाने देवता ने दिया। उस देवता को जैसे ही उस पॉइंट पर चूड़ामणि की जगह पर आप ध्यान करेंगे, मतलब इमीडिएटली आपके एनर्जी स्पाइक्स होंगे। आपने जो है वो विश्वकर्मा का ध्यान करा और 10 उंगलियों की अंगूठियों को ध्यान करा, इमीडिएटली आपको पता चल गया कि ऑल 10 फिंगर्स हाउ इट कैन बी एनर्जाइज्ड। तो क्या करा? अब अगर आपको मान लीजिए इसी बीच में मन करा कि भाई मुझे बीज मंत्र बनाना है, तो लिखा महालक्ष्मी और लिखा विश्वकर्मा, उसको कंबाइंड करा, करेक्शन डाले और एक बीज मंत्र बन गया। अब उस बीज मंत्र को कहाँ डालना है? बोले जी वो विश्वकर्मा ने अंगूठी दी थी उंगलियों की, तो दोनों हाथों की, पैरों की, जो भी उंगलियों के तौर पे पहना जाता है, उस बीज मंत्र की एनर्जी उठा के वहां डाली और फिर उसको ऑब्जर्व करा। तो जब आप इस प्रकार से एक प्रैक्टिकल दुर्गा सप्तशती लिखेंगे, पावर ही मजेदार होगी। अब लिमिटेड पार्ट दुर्गा सप्तशती में लिखा है, उसका बृहद स्वरूप जो है, जो पूरा डिटेलिंग के तौर पे जो है, वो देवी भागवत में लिखा है। तो इधर और उधर का दो जने बैठ के बात करेंगे। तो मैंने ऐसे करके एक टीम बना दिया कि एक रागनी मैडम और एक कल्पना मैडम की टीम बन गई। और ये टीम जो है ये क्या काम करेगी? ये डिस्कशन करेगी और फिर सबको एक एक करके प्रेजेंट करेगी। प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं? देखो जी, आधी कहानी ये है, अब बाकी कहानी रागनी मैडम सुना रही है, फिर दोनों कहानियों का अमालगमेशन होगा और क्या सबके लिए लर्निंग होगी वो सामने आ जाएगी। इस तरह से हम सब लोग मिलकर 729 श्लोक और 729 बीज मंत्रों को आइडेंटिफाई कर लेंगे। और ऐसा करने पर हमारे को एक फाउंडेशन मिल जाएगा कि यही प्रोसेस से नेक्स्ट स्टेप पे हम श्रीमद् भगवत गीता के 729 श्लोकों को कैसे जोड़ सकते हैं। तो आगे का रोड मैप मिल जाएगा काम करने के तरीके से। एंड वील बी फिनोमिनली पावरफुल एवरीबडी। जब एक एक करके एक व्यक्ति एक कहानी सुनाएगा और सुनाने के बाद अपनी स्टोरी लाइन को प्रेजेंट करेगा, तो नेक्स्ट स्टोरी के लिए क्यूरियोसिटी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति रहस्य पढ़ेगा, मान लीजिए हमारी लक्ष्मी जी ने जो है रहस्य पढ़ना शुरू करा, तो रहस्य पढ़ते हुए बता रहे हैं कि ये एक स्वरूप से दो बने, फिर तीसरा बना, फिर तीनों ने ऐसे ऐसे करके बनाया। तो आप कहानी की माइंड मैपिंग करना शुरू कर देंगे। अच्छा ये कहानी यहां से शुरू हुई, इसने ऐसे ऐसे करा, इसने ऐसे ऐसे करा, पूरा एक प्लॉट बनेगा। पूरा प्लॉट है कौन? पूरा ब्रह्मांड का विराट स्वरूप। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? तो ऐसे करके हर चीज पे क्वेश्चन करना है, हर चीज को डिक्शनरी वाइज उसका मीनिंग देखना है, कहाँ क्या चीज है, किस तरह से है। बस हो जाएगा, इतना ही पार्ट है। जी रूपा जी क्या कह रहे हैं? सर ये जो सूक्ष्म को स्थूल करे, वो स्त्रीलिंग और तो इसके लिए एग्जाम्पल तो ऑफ कोर्स मदर ही होगी, राइट? फर्स्ट वाली जो है, तो एग्जाम्पल के साथ अगर बोलना है तो क्या एग्जाम्पल्स देंगे? मतलब मदर, फीमेल जेंडर जो है वो सूक्ष्म हाँ। को स्थूल करता है ना, हाँ। फंक्शन हो गया ना उसका। हाँ। तो जेंडर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फंक्शन। ये तो मैं एक दफे क्या हुआ है, ऐसी कोई बात चल रही थी, तो मैंने जेंडर रिलेटेड अपनी संस्कृत की एक बनारस की प्रोफेसर थी जो शुक्लाई थी, उन्होंने दुर्गा सप्तशती बहुत वो रिसर्च करा था। तो मैंने उनसे पूछा मैडम ये जेंडर का बेसिस क्या है? क्योंकि जेंडर तो जब आप डॉक्यूमेंट करते हो, भाई एक चीज हो गया संस्कृत ग्रामर में जेंडर होना, एक चीज हो गया फिजिकल जेंडर। तो फिजिकल जेंडर का ग्रामर की जेंडर से कोरिलेशन कैसे बनता है? भाई आप ऐसे ही तो क्वेश्चन करोगे ना भाई। रूपा थी
और रूपा था। कहीं पर थी बोला जाता है, कहीं पर था बोला जाता है। हाउ वुड यू डिफाइन कि कौन सी चीज करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है? तो करेक्ट और इनकरेक्ट के लिए ही तो ग्रामर के रूल्स होंगे ना। तो जब वो ग्रामर के रूल्स ऑब्जर्व करे गए, तब ये पार्ट पता चला कि फंक्शनैलिटी से जेंडर बनता है। तो जब हम फंक्शनैलिटी को ऑब्जर्व करते हैं तो स्त्री का फंक्शन जो है वो सूक्ष्म को स्थूल करने का है। उसी तरह से पुरुष का फंक्शन जो है वो स्थूल को सूक्ष्म करने का है। तो ये क्रिएशन रिप्रोडक्शन के इससे ही है, मतलब हम रिलेट कर सकते मैडम, है ही वहीं से ना, सब सब हैं। हाँ कुछ वहीं से ही है, उसके अलावा हाँ, कोई चीज एग्जैक्टली, तो नहीं आई है। जस्ट वांटेड अ क्लैरिटी। हमारे यहाँ जो है दो तरीके से सृष्टि का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। एक मानसिक सृष्टि, एक मैथुनी सृष्टि है। मतलब ईश्वर को कोई भी चीज में कोई काम करना है तो वो मन में विचार करके भी उसको वैसे कर देता है। अब इससे दो चीज पता चलती है। पहला पार्ट ये, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम क्या गौरव है? जी। गौरव। गौरव जी। आपने दो बार क्यों बोला? आपने दो बार क्यों बोला? नहीं सर, एक ही पहले बार माइंड बोला है। में सोचा था। अच्छा दो एक अच्छा, बार मन बोला। से, He एक said, ए, एक शब्द बार से। आपने मन में सोचा, मन से बोला, एक बार जो है उच्चारण से बोला। तो कोई भी चीज को करने की दो डोमेन हो गई ना। तो राइट। जब देवी कोई चीज कर रही है तो उसको जो है फिजिकल डोमेन की जरूरत नहीं है ना। शी इज ऑल द मोर पावरफुल। ब्रेन में मैं क्या करूं, एक डंडा उठाऊं और जोर से जो है आपके हाथ पे मारूं, कि कहाँ चली गई? अच्छा, ओके, इधर शिफ्ट हो गई। मैं एक डंडा उठाऊं और जोर से आपके हाथ पे मारूं, तो आपने कहा कि देखो मुझे बहुत दर्द हुआ है, हाथ में स्वेलिंग हो गई है। ऑब्जर्वेबल डोमेन में आ गया सारा कुछ। नेक्स्ट स्टेप, और वो हाथ सूज भी गया एकदम से। बट वही चीज ब्रेन के लिए स्टिमुलाई था। वही चीज जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, ब्रेन के लिए स्टिमुलाई था। जब भी उस तरीके का पेन स्टिमुलाई आपके हाथ पे महसूस होगा तो हाथ में स्वेलिंग आएगी। जब जब ब्रेन वो स्टिमुलाई फील करेगा, मेंटली फील करेगा, तब तब उसका इम्पैक्ट क्या होगा? स्वेलिंग। इसलिए आप जितने भी लोगों को मोटा देखते हैं, जिनका वजन बहुत ज्यादा है, उनका सेंसिटिविटी इंपैक्टेड है। दे फील पेन इन द कमेंट इटसेल्फ, उसी लेवल का पेन। इसलिए आप कभी भी देखो, कोई भी मोटा व्यक्ति कभी पार्क में जाके जॉगिंग नहीं करता। फिजिकल फियर है, मेंटल फियर है। वो अगर वो पार्क में जॉगिंग कर रहा है और दो लोग आपस में बात करते जा रहे हैं, उसके ब्रेन में स्टिमुलाई क्या चल रहा है? ये मेरे मोटापे और मैं दौड़ते हुए कितनी खराब लग रही हूँ, ये उसी को इमेजिन बात कर रहे हैं उसके बारे में ही। जबकि वो लोग पता चला अपने जॉब की बात कर रहे थे, अपनी सरदर्दी की बात कर रहे थे, उनका उस बात से कोई कनेक्शन नहीं था। बट वो व्यक्ति उसी तरह से अपनी सारी चीजों को, अपने सारे ब्रेन के स्टिमुलाई को लेकर चलता है। तो हमने ये आइडेंटिफाई करा और फिर हमें पता चला कि अरे मोटापा तो बड़ी आसानी से इंच लॉस हम किसी का भी कर सकते हैं। अगर किसी का इंच लॉस कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हमें सिर्फ ब्रेन के उस स्टिमुलाई को, जो पराइटल लोब से कनेक्टेड है, उसको क्लीन करना है। अर्थ एलिमेंट, पराइटल लोब अर्थ एलिमेंट हो गया। अर्थ एलिमेंट जैसे ही हमने उसको मिनिमाइज करने का एफर्ट करा, क्लीन करा, अब क्या होता है? आपने जो है एक एक पत्थर की मूर्ति ली। अब वो मूर्ति को आपने जो है महीनों तक छुआ नहीं, महीनों तक नहीं छुआ तो उसके ऊपर मोटी धूल की परत जम गई। बारिश मॉइस्चर से वो मिट्टी जैसा हो गया। ठीक, अब आपने क्या करना था? आपने उसको देखा कि उसकी डायमेंशन बढ़ गई। हमारा पेट भी तो ऐसे ही धीरे धीरे करके बढ़ जाता है ना। किसी भी व्यक्ति का मोटापा जो बढ़ता है वो भी ऐसे ही बढ़ता है। आपने पराइटल लोब को टारगेट करके वहां पर जितना भी थॉट्स जमा थे धूल के जैसे, उसको क्लीन करा। जैसे ही आपने उसको क्लीन करा, उसका नेट इम्पैक्ट क्या हुआ? आपका इंच लॉस होना शुरू हो गया। सो आई नेवर गारंटी एनीबडी थ्रू हीलिंग दैट वील बी रिड्यूसिंग योर वेट, बट वॉट आई गारंटी इज दैट आई कैन एनी वे इम्पैक्ट योर इंच लॉस। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? दोनों चीजों का डिफरेंस।
वजन मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में सिर्फ इंच लॉस है, बिकॉज इंच लॉस तो स्पेस ड्रिवन है। जैसे ही वो स्पेस क्लीन होगी तो ब्रेन के स्टिमुलाई में जब आप जाएंगे तो आपको डीपर इम्पैक्ट मिलेगा। अब आप इमेजिन करिए अपनी सिचुएशन को कि मेरे पूरे सिस्टम में महालक्ष्मी जो है मेरे ब्रेन के स्टिमुलाई को भी ओरिजिनेट कर रही है। मेरा जो स्ट्रक्चर है वो ग्रॉस है, सटल है, कॉजल है। ये तीनों जाके कनेक्ट कहां पर होते हैं? महालक्ष्मी की डोमेन पे, क्योंकि वही क्रिएटर है। क्रिएटर किसी भी चीज को इम्पैक्ट कर सकता है। किस किस चीज को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है? ऐसे 13 द्वार है एक फीमेल बॉडी के अंदर, 13 द्वार है। तो वो 13 द्वार का डिपिक्शन 13 चैप्टर है। एक एक द्वार एक एक डोमेन के फंक्शनल पार्ट को बता रहा है। जब इस प्रकार से सारे द्वार, अब द्वार पे क्या होता है? दरवाजे पे होता है गेटवे लॉक। उस लॉक से रिलेटेड एनर्जी बॉडी को जब आप ऑब्जर्व करते हो तो वो ट्रांसफॉर्मेशंस पता चलते हैं। फिर आप मास्टर ब्रेन कंट्रोल, मतलब पहले तो ऑब्जर्वेबल डोमेन में जाते हो, फिर मास्टर कंट्रोलर की डोमेन में कनेक्ट होते हो। फिर मास्टर कंट्रोलर को देखने की हमारी क्षमता नहीं होती, हर चीज में इतनी फाइन कंट्रोल सिस्टम। तब आप कहते हो अरे यार ये तो बड़ा ही जबरदस्त है, मजा ही आ गया इसको पढ़ के। तब आप जितना आप उस प्रोसेस में रिसर्च करते जाते हो, उसके बारे में चिंतन करते जाते हो, आपकी डिवाइन पावर्स बढ़ती चली जाती है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? मैंने 14 साल तक दुर्गा सप्तशती पढ़ी। पढ़ते पढ़ते जितना भी मैं उस पर चिंतन कर पाया, सारे चिंतन ने मिलके मेरे को एक पार्ट करा बस। और वो एक पार्ट क्या था? मेरी हीलिंग एबिलिटीज, ऑब्जर्वेशनल एबिलिटीज वो सारी बढ़ानी शुरू कर दी। दैट्स द रीजन हम किसी की भी हीलिंग कर पा रहे हैं, क्योंकि किसी की भी हीलिंग करते हुए हमें दिखती कौन है? महालक्ष्मी। अगर मुझे 100 जने हो चाहे 1 लाख जने हो, वो दिखेंगे कैसे? वो सब उस महालक्ष्मी का ही पार्ट है ना। तो मेरी झाड़ू जहां तक जा सकती है मैं उतनी ही तो डोमेन को साफ करूंगा। या तो मेरी झाड़ू जो है ऐसी हो जो पूरे ब्रह्मांड को ही साफ कर दे। तो आप सबके माध्यम से मैं ये एफर्ट करने का प्रयास कर रहा हूं कि क्या हम इतनी इमेंस एनर्जीज जनरेट कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग दिस दुर्गा सप्तशती, सो दैट कि हम पूरे ब्रह्मांड की क्लीनिंग करने की एबिलिटी जनरेट कर पाए। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? तो ये जब प्रोसेस चलना शुरू होगा, उसके एक एक पॉइंट को आप उसी इंटरेस्ट से पढ़ोगे, फिर आप देखना कितना मजा आता है। जी। हमारा वर्षा जी का कुछ क्वेश्चन है, बताइए वर्षा जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था, वो जो आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की जो डेफिनेशन बोल रहे थे ना, सूक्ष्म को स्थूल करना, तो इसमें क्रोमोसोम कहाँ फिट होते हैं सर? क्योंकि हम एक्स एक्स क्रोमोसोम और एक्स वाई की बात करते हैं ना, मतलब लड़का और लड़की के लिए। मैम देखिए ऐसा है, हमारा ना तरीका हमें बदलना पड़ेगा। हमारा अभी तक जितना भी वेस्टर्न सिस्टम है वो क्या करता है, आपके जितने भी थिंकर्स हैं वो पॉइंट बोलेंगे जो वेस्टर्न सिस्टम से ईस्टर्न सिस्टम के कनेक्शन को हाईलाइट कर रहे हैं। उल्टा जब कर देंगे ना कि वेस्टर्न सिस्टम जो है वो हमारे सिस्टम से अपने आप को, अपनी थ्योरी को एडजस्ट करेगा, तब थ्योरी होगी। अगर मेरा संस्कृत का सिस्टम क्वांटम के बियॉन्ड है और अभी क्वांटम की स्टेट कंप्यूटर में शुरू नहीं हुई, तो मैं वो कंपैरिजन कैसे करूंगा? कंपैरिजन करने के लिए मेरे पास कोई ना कोई तो एक बेस होना चाहिए ना। तो जो क्रोमोसोम का बेसिस जो है थ्योरी का, पहले हम उस थ्योरी के एस्पेक्ट को तो समझे। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया नहीं समझा पाया? सर आप ये समझा रहे हो, पर मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है इसको नहीं नहीं आकलन कोई बात करने नहीं, में। आप बोलो कि मैं नहीं समझा पाया, इतना ही नहीं बोलना नहीं है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं उसमें है। उसमें नहीं, इसमें कौन मेरी सी भी बात है? समझ की शक्ति देखिए है ना मैं, सर। मेरा मेरा पार्ट सिर्फ कहने का इतना सा है। आपको लगता है कि ये क्रोमोसोम थ्योरी जो है वो एक कंप्लीट थ्योरी है, एज अ रिजल्ट वो मेस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर के क्रिएशन रिलेटेड इश्यूज को रिजॉल्व कर पाएगी, बट वो इनकम्प्लीट थ्योरी है।
मैं एग्जाम्पल देता हूं इसका। हमारे यहाँ गांधारी का डिस्क्रिप्शन है कि गांधारी का आईवीएफ हुआ था। महाभारत में गांधारी का आईवीएफ हुआ और गांधारी के 100 बच्चे हो गए, 100 पुत्र हो गए, एक पुत्री हो गई, इस तरीके से उसका पूरा आईवीएफ हुआ। लेकिन वो आईवीएफ में और आज के आईवीएफ में क्या डिफरेंस है? वो आईवीएफ ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं हुआ, बाहर हुआ। अब ये फंडामेंटली बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। बिकॉज जिस जगह आप एक सिस्टम को एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए देख रहे हो, वहां पे वो ट्रांजैक्शन भी आपने आर्टिफिशियल डोमेन में कर दिया। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? अब अगर आप बोलो कि जी आईवीएफ, आज का आईवीएफ और गांधारी के टाइम का आईवीएफ जो है उसको कोरिलेट कर दीजिए, तो मैं कहूंगा मैडम कनेक्ट ही नहीं हो रहा, कहां से कनेक्ट हो जाएगा, आपका प्रोसेस इनकम्प्लीट है। तो वेस्टर्न प्रोसेस को ईस्टर्न प्रोसेस को समझने की जरूरत है, तो उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। ईस्टर्न प्रोसेस बहुत डीपर था। मैं मेरा अब समझा पाया पक्ष, नहीं समझा पाया? अब हाँ, समझ गई, एनालॉजी ठीक समझ में आ गई। राइट जी। जब कभी दिक्कत लगे ना, तो वो एक पिक्चर आई थी, थ्री इडियट्स। उसमें वो कहते थे ये समझाते बड़े अच्छे तरीके से है। उसका एक स्पेशली डायलॉग इसी बात के लिए था। तो वो थ्री इडियट देखेंगे तो वो एनालॉजी जो है वो बड़ी अच्छी तरह से कनेक्ट होगी आपको। ठीक है। सिर्फ एक आज एक बात पे हंसी आई सर, जब आप समझा रहे थे ना कि रिसर्च कैसे करनी चाहिए, आप कह रहे थे कि खाना पीना सब मतलब भूल जाना चाहिए, दाढ़ी करना भी। तो मेरे को हंसी आ गई कि रूपा जी कहाँ से दाढ़ी करेंगी। नहीं, मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा था, रूपा जी की I दाढ़ी know, तो I नहीं know। देख रहा तो आप रूपा जी को समझा रहे थे तो था। बहुत हंसी आई सर नहीं, मुझे। मेरे को वो रिसर्च वाले तरीके से ना, मुझे आरती का पेन समझ में आता है। आरती जो है नवरात्रे में, उसको आप देखो, बिल्कुल वो देवी बन के चुन्नी ओढ़ के पूजा का सुबह सुबह उठ के झाड़ू पोछा करके फिर वो पाठ करने बैठेगी और सारा कुछ करती रहेगी। और मैं नवरात्रि में सुबह उठूंगा, पता चला कि कोई कोई नवरात्र भी ऐसा निकल गया कि मैं नहाया ही नहीं। तो और मैं बैठा हूं, मेरे रजिस्टर, मेरा पेन और मेरी किताब, और कम से कम 7 8 दुर्गा सप्तशती खुली हुई हैं अलग अलग तरीके की। तो वो जो है, अब वो जो है वो चिढ़ती है एकदम से कि यार ये क्या कर रहा है ये आदमी है। उसको लगता है कि मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया हो, एज इफ कि जैसे मैंने दुर्गा सप्तशती बिस्तर पे लेटे लेटे पढ़ रहा हूं, तो बस अभी देवी माँ प्रकट होंगी और सर काट के एक तरफ को रख देंगे। तो वो हर जगह जो सोचने का एस्पेक्ट है वो वैसा ही है। वो मेरे को ध्यान ही नहीं रहता, मतलब मुझे सुबह से रात का भी कभी कभी ध्यान नहीं रहा, ऐसा भी हुआ है। बिकॉज एक दिन क्या हुआ था, मैंने किसी एक नवरात्र में सुबह बीज मंत्र लिखने शुरू करे और मेरे थॉट प्रोसेस चलता रहा, और मैं तकरीबन 10,000 बीज मंत्र लिखे उस दिन। 10,000। और मैंने जब पेजेस दिखाई तो उतने पेजेस दिखाने के हिसाब से वो पूरा मटेरियल था। बट पॉइंट ये है कि मेरे को वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना था कि क्या मैं कोई मीनिंगफुल चीज ऐसी दिखा पाऊं कि हर एक की लाइफ मीनिंगफुल हो। सो एंड ऑफ द डे वो काम तो महालक्ष्मी वाला ही हो गया ना। तो जब आप उसको ये बोलो कि भाई मैं आपके हिस्से का काम कर रहा हूं, तो अगर आप मुझसे रिजल्ट चाहते हो तो मेरे अंदर आपकी जैसी एबिलिटीज हो, तभी तो मैं कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं कैसे कर पाऊंगा? सो दैट वे। जी, नेक्स्ट क्वेरी। हाँ जी, रूपा जी, आप भी कुछ कह रही हैं या वैसे? हाँ सर, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि सर हमारे सवाल जो होते हैं ना, वो बहुत मतलब जैसे स्थूल स्थूल लेवल पे होते हैं, और आप सूक्ष्म पे चले जाते हो। तो फॉर अस टू एब्जॉर्ब वॉट एवर यू आर सेइंग मैडम, इज आपने ना रियली अ सबसे डिफिकल्ट पहला टास्क। जो सबसे बड़ा काम था ना, आपने ऑलरेडी उसको ब्रेक कर दिया। आपने क्या करा? आपने एक डिस्कशन रूम क्रिएट कर दिया। मान लीजिए अब मेरे को, मान लीजिए मेरी क्लास नहीं हो रही है, तो भी आपकी पूरी क्लास में आपको एक डिस्कशन रूम जनरेट करना है, मॉर्निंग इवनिंग लाइकवाइज, सो दैट कि किसी को भी हिच ना हो बात करने में। मैं हो सकता है बहुत ही बचकानी सी बात कर दूं, बिल्कुल ऐसी कि मेरे को कहीं से भी वो जो है शोभा ही नहीं देता ऐसा बोलने का। बट एक ग्रुप ऐसा होना चाहिए जो हर चीज के लिए इतना मुझे कंफर्ट दे कि मैं मेरी बात को रख पाऊं।
हाँ नहीं, लेकिन वो तो है, लेकिन हम मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि हम बहुत ही बेसिक से सवाल पूछते हैं और बेसिक से आंसर्स चाहते हैं, लेकिन आप यू टेक इट टू अ डिफरेंट लेवल, और वो लेवल शायद हमारी नहीं है, बिकॉज वी हैवंट उतना डीप हम गए ही नहीं है कभी, एंड मैडम, लैक चौदह ऑफ साल आप संस्कृत कोई नॉलेज। 14 साल आप कोई सब्जेक्ट पढ़ो, 14 साल, और उसी टाइम पर आपकी लाइफ में सक्सेस और फेलियर चल रहा हो, आप वो सब्जेक्ट पढ़ना मत बंद करो। जब आपके लाइन से फेलियर चल रहे हैं तो आप उस सब्जेक्ट को ही गाली दे रहे होगे। जब आपकी लाइफ में कुछ ठीक होगा तो आप कुछ अच्छा सा बोल दोगे, बट आप सब्जेक्ट मत छोड़ो। तो वो जो मंथन होता है ना, समुद्र मंथन जैसे हम कह रहे हैं उसके तौर पे, वो जो मंथन होता है ना, असली मक्खन निकलता ही तभी है। नहीं सर, आपकी बात सही है, लेकिन हम अल्प बुद्धि हो सकते नहीं, हैं या अल्प जो भी बुद्धि की बात है। नहीं है, अल्प बुद्धि की बात नहीं है। मैं वही कह रहा हूं बार बार, डिस्कशन रूम हमारे देश में नहीं, दुनिया में मिसिंग है। राइट, वो एक तो है। बस डिस्कशन रूम का एक मुझे एग्जाम्पल पता है कि जब भी कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए, यहां से निकला और यूएस में जॉब करने के लिए गया, तो जब वो किसी कंपनी में जॉब करने जाता है तो वहां पर उसके जो साथ के लोग होते हैं जो ऑलरेडी इंडियन है वो होते हैं, वो उसके क्वेश्चंस को, उसके बात करने के प्रोसेस को, उसको वेलकम करते हैं। तब मुझे पहली बार पता चला कि अच्छा, वहां पर एक पार्ट तो डिफरेंट हो रहा है, दैट दे स्टार्ट डूइंग डिस्कशन। एक व्यक्ति जो बहुत पढ़ा लिखा होता है, मतलब ज्यादातर तो ये वो आईआईटी टाइप के ही लोग जाते हैं ना वहां पे, यूएस जाने के हिसाब से आईआईटी, अच्छे डॉक्टर्स, एम्स वाले डॉक्टर, लाइकवाइज यूएस किसी बेवकूफ आदमी को थोड़ी वीजा दे देता है। जिसके पास जितनी ज्यादा बुद्धि होगी उसके, वो जितने भी बुद्धिजीवी है उनका भारत आने को मन क्यों नहीं करता? क्योंकि यहाँ पर फेस वैल्यू इवैल्यूएशन होता है। और ये आज की चीज नहीं है। ये जब मैं अष्टावक्र की गीता पढ़ रहा था वहां पर भी ये डिस्क्रिप्शन आया था। वहां पर क्या हुआ, राजा जनक के दरबार में ब्रह्म ज्ञान के ऊपर चर्चा चल रही थी, और जो व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान की चर्चा में हार जाता था उसको वो नदी में डुबो देते थे। तो जब अष्टावक्र को पता चला कि वहां पर एक डिस्कशन चल रहा है जनक के दरबार में, और जो है वो, जो भी व्यक्ति हार रहा है उसमें हारने वाले उसके पिताजी भी थे, और वो, हाँ, वो जल में उनको जल समाधि लेनी पड़ती थी, ऐसा करके शर्त लगती थी। तो अष्टावक्र भी जो है, जब वो 12-14 साल के हुए तो उनको पता चला कि उनके पिताजी ऐसे ऐसे गए थे, कभी वापस नहीं आए। तो वो राजा जनक की दरबार में जाते हैं। अष्टावक्र का शरीर जो था वो 8 तरफ से वक्र था, हाथ भी मतलब शक्ति कपूर टाइप में, 8 टी 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 करके वो जो चलता था आड़े तिरछे तरीके से, बिल्कुल उस तरीके से था। तो जब इस तरह से हुआ तो सारे दरबारी जो हैं वो हंसने लग गए। राजा जनक को भी हंसी आ गई। तो अष्टावक्र ने बोला, राजा जनक, मैं ये सोचता था कि ये ब्रह्म ज्ञानियों की सभा है, ये तो चमारों की सभा है। एक बार बोला, लोग तो हंसते ही रहे। फिर दूसरी बार बोला। तीसरी बार जब राजा जनक को चमार बोला तो वो तो राजा ही थे, एक सब कैसे बर्दाश्त करते कि पूरे भरे दरबार के अंदर कोई मुझे चमार कह दे। तो बोले, या तो अपनी बात को साबित करो, वरना तुम्हारा अभी सर काटता हूं। तो देखो, बड़ा सिंपल है। ब्रह्म ज्ञान की सभा सजाकर मेरे जैसे व्यक्ति के शरीर को कोई देख रहा है, उसके वक्र को कोई देख रहा है। शरीर को कौन देखता है? चमड़े को कौन देखता है? चमार। क्योंकि शरीर काट के चमड़ा निकालने का काम तो चमार का होता है। तो आप ब्रह्म ज्ञानियों की सभा थोड़ी हो। तो जाके राजा जनक को चुप होना पड़ा। तो आई रियलाइज कि हमारे देश के अंदर क्या कॉम्पिटेंसी रही होगी कि एक राजा को भरी सभा में कोई चमार कह दे, और राजा उसकी डिस्कशन एबिलिटी के ऊपर ही अपने पूरे डिस्कशन को रखे, उससे डेविएट ना हो। आज आप अपने जिस जगह जॉब करते हो अपने बॉस को तो एक दफे चमार बोल के देखो, फिर आप बताना मुझे कि वो क्या हालत करता है। उसको छोड़ो, मायावती को अगर मैं चमार बोल दूं एक दफे, तो मायावती मेरी कितना वो करता है। बिकॉज वी डोंट हैव अ इकोसिस्टम ऑफ अ डिस्कशन रूम। तो जो चीज मैं 7 साल में नहीं कर पाया, वो इत्तेफाक से एक दिन में आपने और कीर्ति जी ने कर दिया कि एक डिस्कशन रूम क्रिएट हो गया। मैं उस डिस्कशन रूम को
एक नेक्स्ट लेवल पे देखना चाह रहा हूं, सो दैट कि डिस्कशन रूम इटसेल्फ बिकम्स अ वेरी वैल्यूएबल टूल। आप आज के बच्चों की प्रॉब्लम को देखो, उनके घर में कितना केओस चल रहा है, उनकी बात सुनने का टाइम किसी के पास नहीं है। बट अगर एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन रूम बन गया जहां पर वो रोज बात करना शुरू कर दें, इट्स अ सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। ये जितने भी बूढ़े ओल्ड एज होम में रहते हैं, इनकी फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है? इनके पास पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, बात करने वाला नहीं है। और बात करने बैठे, गलत बोले सही बोले, हंसते हंसते वो बात होनी शुरू हो जाए। डिस्कशन रूम इज सच अ इंपॉर्टेंट टूल। एंड मैंने 7 साल पहले डिस्कशन रूम को इमेजिन करा था कि आई शुड हैव अ डिस्कशन रूम एज ए प्रोडक्ट, कि जहां पर लोग कार्ड से लॉग इन करें और 2 घंटे हम एक डिस्कशन में बैठेंगे। पर वो कभी नहीं हो पाया, और एकदम से हो गया अब। तो मैं इसलिए इसको नेक्स्ट लेवल पे इवॉल्व देखना चाहता हूँ। बात बच्चे और सब नहीं, सारे ग्रोन अप्स हैं, किसी के सामने कोई भी बात करो, कोई दिक्कत थोड़ी है। छोटे बच्चे होते तो उनके सामने तो छोटे बच्चे हो तो उनके सामने 100 चीजें बोलने में सोचना पड़ता है कि हम बोलेंगे कहीं उसका कुछ गलत मीनिंग ना निकले। यहाँ तो सभी ग्रोन अप्स हैं, एवरीबडी कैन शेयर एन एक्सपीरियंस। तो मैंने वो शेयरिंग एन एक्सपीरियंस को टेक्स्ट पे रख दिया। अपना टेक्स्ट लीजिए, उसको पढ़िए और अपने तरीके से उसे समझाइए। जैसे ही ये होना शुरू होगा, इट विल बिकम समथिंग परफेक्ट विच हैड नेवर हैपेंड इन एनीवेयर। क्योंकि हर एक जगह फ्रेमवर्क में बांधा जाता है। अगर आप किसी इस्कॉन में चले गए तो वहां आपको फ्रेमवर्क में बांध देंगे राधा कृष्ण के नाम पर। आप कहीं शिव योग में चले गए तो वहां उसके कोई ना कोई आपको कहीं ना कहीं बांधेगा, बंधना नहीं। और फिर उस डिस्कशन को बनाकर इंप्लीमेंट करना विल बिकम अ वेरी मीनिंगफुल टूल। अगर किसी के पास में कोई गप्पे मारने वाला व्यक्ति है, वो पहली बात तो बीमार ही नहीं पड़ता। बीमार पड़ने का कारण क्या होता है? चीज को अंदर रखना। तो मैं बाहर रखूं तो रिश्तेदारी खत्म हो, संबंध खत्म हो। अंदर रखूं तो मैं बीमार हूं। तो मैं तो हमेशा मेरी फर्स्ट चॉइस तो रहे संबंध जाए अपने अस्तेसी में, मेरे को तो अंदर नहीं रखना जहर। जी घनश्याम सर बताइए। मैं स्कूल में पढ़ता था, एसएससी में। तो हम 4 दोस्त थे। हम्म। तो हम तय करते थे कि आज एक चैप्टर पढ़ के आने का है। वो पढ़ के शाम को हम घूमने जाते थे। वहां हम वो डिस्कस करते थे। तो जो टाइम फ्रेम था कि भाई वो पहले 6 मंथ का एग्जाम हो जाता है वहां, उसके बाद में फाइनल एग्जाम हो जाता है। तो एसएससी के फाइनल एग्जाम तक, उससे पहले हमारा पूरे सब कोर्स ऐसे डिस्कस होकर तैयार हो गए थे, तो हम कभी पढ़ते नहीं थे। हम्म। तो मेरी भाभी बोली, तू पढ़ता नहीं है, पास कैसे होगा? तो मैंने कहा अच्छा खासा नंबर ले आऊंगा। हम्म। तो बोला अगर तू पास हो गया ना तो मैं 5 किलो पेंडे बांटूंगी। मैंने कहा ठीक है भाभी, याद रखना हम्म। ये 5 किलो पेंडे वाली बात। तो बोला हाँ जरूर, अगर ले तू पास हो जाए ना। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे जब नंबर आए तो 88%। हम्म। तो उनकी तो आंखें ये चार हो गई, ये कैसे हुआ? सही बात है, मैं बिल्कुल पढ़ता ही सही नहीं बात। था। तो हम्म। उनको तो ये लगता था कि फिजिकली बैठ के पढ़ना पड़ता है। लेकिन हाँ। हमने क्या एक एक चैप्टर लेके क्या उसका जो किया था, तो वो डिस्कशन का वगैरह का उसका बहुत इम्पेक्ट रहता है। आपको पूरा का पूरा इम्बेड हो जाता है आपके माइंड के अंदर। राइट, वेरी राइट। हाँ जी वर्षा जी। अच्छा, इन्होंने हाथ रेस कर रखा तो मैं तो इस वजह से। नहीं सर, वो गलती से मैंने नो लो नहीं प्रॉब्लम, नो किया। प्रॉब्लम। तो हम अब नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाएं। तो रूपा जी, हमारा इंडेक्स क्या चल रहा था? सर मेरा कल नेटवर्क ये था, तो विष्णु इन योग निद्रा इमर्जेंस फ्रॉम
ईयर वैक्स ये हमने डिस्कस मतलब थोड़ा बहुत किया था, टच एंड गो टाइप्स, आई थिंक सो। विश्व क्या, क्या बोला आपने? विष्णु इन योग निद्रा, इमर्जेंस फ्रॉम ईयर वैक्स। हाँ, तो वो तो जो चैप्टर 1 का कहानी है ना, जो चैप्टर 1 में जो है वो क्या होता है कि वो उनके कान से मैल निकलता है और मधु कैटअप की उत्पत्ति होती है। हम्म। तो जब वो मधु कैटअप का स्ट्रक्चरिंग सामने आया तो वो स्ट्रक्चरिंग कैसा था कि वो, अब कान को अगर आप ध्यान से देखें तो कान क्या काम करता है, कान खाता क्या है? मैल तो मल हो गया ना, मैल जो है वो मल हो गया। तो खाता क्या है कि मल उत्पन्न होता है। तो यहां से पहला क्वेश्चन जनरेट होता है, कान खाता क्या है? उसका मल उत्पन्न होता है, वो बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर। बातें खाता है सबकी, साउंड विजिबिलिटी। साउंड वाइब्रेशंस होंगे सर। तो कान जो है वो शब्द खाता है। तो जब हम इंद्रियों की बात करते हैं तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, उसका मतलब ये होता है कान जो है वो शब्द खाता है, स्किन जो है वो स्पर्श को खाती है, आंखें जो है वो रूप को खाती है, आंखों से भी मैल निकलता है ना, जीभ जो है वो रस को खाती है, शब्द, रूप, रस, गंध, नाक जो है वो गंध को खाती है। जो जो खा रहा है, जो जो खा रहा है वो उसी से उसका मल का निर्माण हो रहा है। तो जब आप प्रॉपर्टी और उसके पूरे प्रोसेस को स्टडी करते हैं तो शब्द के अंदर मल होता कैसे है, ऐसे करके वो स्टार्टिंग हुआ उस पूरी कहानी का। अब विष्णु कौन है? विष्णु है पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ एक पुरुष स्वरूप। मतलब पूरे ब्रह्मांड में जितने भी सूर्य हैं, अगर मैं उनको दूर से देखूं तो वो लेटे हुए विष्णु का स्वरूप है। तो मुझे उसकी ग्लिटरिंग बॉडी वैसे पता चल रही है। तो पूरे ब्रह्मांड में जो शब्द का स्वरूप है वो शब्द कहाँ चला गया? विष्णु के कान में, और कान से मल उत्पन्न हुआ। ऐसी तो आप डॉट्स को कनेक्ट करोगे ना, कि पहले तो विष्णु को डिफाइन करोगे विष्णु है क्या, फिर उसके कान को डिफाइन करोगे, फिर सारे सारे जो ब्रह्मांड का जो शब्द है, मतलब जैसे अब हम कहते हैं ना कि वो कोई भी चीज अगर गोल गोल घूमती है, तो जैसे अगर अर्थ गोल गोल घूम रही है तो उसके अंदर एक शब्द उत्पन्न हो रहा है। आप कोई पत्थर लीजिए, उसको धागे से बांधिए, और धागे से बांधने के बाद आप उस पत्थर को जो है गोल गोल घुमाना शुरू कर दीजिए। जैसे वो पतंग को तोड़ने के लिए लंगर बनाते हैं ना बच्चे, तो पत्थर बांधा और फिर वो लंगर घुमाते हैं। तो ऐसे करके जब लगा घुमाना शुरू करते हैं तो उसमें एक आवाज आना शुरू होता है, शू शू ऐसे करके। अब आप सोचिए पूरे ब्रह्मांड में कितने पत्थर ऐसे ही घूम रहे हैं, और उन सबका कोई ना कोई एपिसेंटर भी होगा जहां पर आप उसको सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के तौर पे ऑब्जर्व कर सकते हो। तो वो जो है उन सब का शब्द जो जनरेट हो रहा है, हम सब जो कुछ भी बोल रहे हैं, हमारे सबके जो भी विचार हैं, वो सब उस ब्रह्मांड में विष्णु के अंदर जा रहे हैं और उसके कान में शब्द से मल बन रहा है। अब मल क्या काम करता है? गेटवे को ब्लॉक कर देता है। आप टॉयलेट जाते हो, जब तक इवैक्यूएट नहीं करते हो तब तक वो गेटवे ब्लॉक्ड रहेगा। अब अगर विष्णु को सुनाई देना बंद हो जाएगा तो सुनने से नेक्स्ट चीज कौन सी कनेक्टेड होती है? सुनना और समझना। सुनना और समझना, ऐसी तो आप बोलोगे हमेशा कि कोई चीज सुनी तो सुनने के बाद समझ में आई या नहीं आई। तो अगर सुनना ब्लॉक हो गया तो ब्लॉक क्या चीज होगी? समझ ब्लॉक हो जाएगी। जब समझ ब्लॉक हो जाएगी तो जो कुछ भी चल रहा है वो आपको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा, क्योंकि आपकी समझने की शक्ति कम हो गई। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो ऐसे करके आप वो जब स्टोरी को देखेंगे समझेंगे तो उससे बहुत मीनिंगफुल पार्ट निकल कर आएगा।
अब वो मीनिंगफुल पार्ट दुर्गा सप्तशती में पढ़िए, देवी भागवत में पढ़िए, और उसके ब्रिजेस को आइडेंटिफाई करिए। चैप्टर 1 किसको दिया है आपने? सर वर्षा जी, नहीं नहीं नहीं, सॉरी, चैप्टर 1 प्रशांत शर्मा जी। हम्म। प्रशांत शर्मा जी। हम वो तो आज आए नहीं है। ठीक है, ग्रुप में मैसेज लिख दीजिएगा सबके ना नाम से, उनको कौन कौन सा चैप्टर अलॉट करा है वो उनको लिख दीजिएगा। और जो आपका जो जूम का लिंक है वो बता दीजिएगा कि किसी भी दिन कौन से टाइम पर जो है, जैसे मान लीजिए 17th को मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं मॉर्निंग इवनिंग जो है अगर वो कर रहा हूँ, क्या कहते हैं, हीलिंग के वाले टाइम पे, तो मैं अवेलेबल रहूंगा हीलिंग के लिए। बट क्लास जो है उस टाइम पर अगर मैं फ्लाइट में होऊंगा तो मैं क्लास नहीं कर पाऊंगा। तो उस टाइम पर सब लोगों को उस वाले लिंक पर कनेक्ट होना है, और अपने अपने सबको टाइम शेड्यूल दे दीजिए कि कौन किस डेट तक रेडी हो रहा है, उनसे पूछना शुरू कर दीजिए अपने ग्रुप में। बस हो गया काम, इतना ही रहेगा। क्योंकि सर फिर मैं कौन सा लूँ सर? आपने बोला था कि अर्गला नहीं करना है, तो फिर क्या कौन सा नहीं चैप्टर नहीं, लूँ मैंने सर? अब अर्गल अब जो फिक्स हो गया वो तो हो गया मैडम, हम उसको नहीं चिंता करना। अब ओ एक्स्ट्रा ओके जो है, ओके एक्स्ट्रा जो है वो देवी भागवत का पार्ट ले लो आप। ओके। मैं आपको वो दे देता हूँ टास्क के तौर पे। अर्गला को आपने डिस्क्राइब करना है, और देवी भागवत में पार्ट 2 के अंदर जो लास्ट पार्ट है, आई थिंक नौवा स्कंद या दशम स्कंद में दुर्गा सप्तशती से रिलेटेड अभी मैंने श्लोक दिखाए थे, वो 2 या 3 चैप्टर हैं वो संस्कृत में। उसको आप जो है देख लीजिए एक दफे, बिकॉज वो समरी है पूरे दुर्गा सप्तशती के तौर पे। ओके ठीक है ना? आई ट्राई कि मैं वो पीडीएफ को भी अलग अलग चैप्टर वाइज बाइफरगेट कर दूं, तो मैं वो भी कर दूंगा देखकर थोड़ी देर में आफ्टर द क्लास। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट। सर ये नेक्स्ट पॉइंट, ब्रह्मा क्रिएटर ब्रेन फंक्शन थ्रेटन्ड, ऐसा है। ब्रह्मा क्रिएटर ब्रेन फंक्शन, हाँ वो सुनने और समझने का ही गैप ना। एंड ऑफ द डे जब विष्णु ब्रह्मा और शिव तीनों कनेक्टेड है, ब्रह्मा जी जो है वो विष्णु की नाभि हो गए, और शिव जो है उनका ये वाला पार्ट हो गया। कोई भी, हमारे बॉडी में 3 पार्ट होते हैं ना, एक पूरी बॉडी हो गई, एक उस बॉडी का जो है वो एक तरीके से वो हो गया जो मतलब जहां पर लाइट गिरती है, ब्रह्मरंध्र वाला पार्ट हो गया, और एक नेवल रीजन हो गया। तो एक को स्टार्टिंग पॉइंट मानेंगे, एक को टर्मिनेशन पॉइंट मानेंगे। तो कहानी मूव कैसे कर रही थी कि जब ब्रह्मा जी के कानों में मैल आ गया और उस मैल ने ब्लॉकेज जनरेट कर दी, तो उस ब्लॉकेज को ठीक कैसे करेंगे? तो ब्रह्मा जी मतलब ब्रह्म मतलब क्रिएशन, क्रिएशन ऑब्स्ट्रक्ट हो रही थी क्योंकि सुनने से समझना ब्लॉक हो गया। अब ये इटर्निटी को एक सामने रख के पूरा एक्सप्रेशन आया ना। तो ब्रह्मा जी ने जो है बोला कि भाई अब पूजा किसकी करें, क्योंकि पूरे संसार का आधार कौन है, बोले विष्णु है। अब विष्णु का खुद ही बुद्धि ब्लॉक हो गई तो किसको आप बोलोगे उस टाइम पर? तो उन्होंने कहा कि मैं पहले विष्णु जी को टारगेट करके उनकी प्रार्थना करता हूं। तो ऐसे करके उन्होंने, अब ये पार्ट देवी भागवत के अंदर है, बट जब आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हो तो उसमें ब्रह्मा जी विष्णु जी की पूजा कर रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन नहीं है। वो योग निद्रा का वो है, त्वम स्वाहा त्वम सदा त्वमी वषटकार, ऐसे करके जो है वो संस्कृत का श्लोक आता है। बट वो इनकम्प्लीट पार्ट है, इसीलिए मैं 2 लोगों को बोल रहा हूँ, कनेक्ट करेंगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा क्या चीज कहां पर चेंज हुई। तो ब्रह्मा जी क्या, उनका काम क्या है, फंक्शन का प्राणों को उत्पन्न करना, नाभि में रह के प्राणों को उत्पन्न करने का काम वो ब्रह्मा जी की फंक्शनैलिटी है। तो बुद्धि का सुनना समझना, समझने से बुद्धि, और एज अ रिजल्ट उस पूरे शरीर का प्राण ना उत्पन्न कर पाना। प्राण क्या होता है? रक्षक होता है। हमारे यहाँ रक्षक किसको बोला गया? विष्णु को बोला गया। तो विष्णु की फंक्शनिंग ही ऑब्स्ट्रक्ट हो गई। किससे? मधु कैटअप से। कहानी कब तक चली? 5,000 वर्ष तक। एक सेकेंड।
सॉरी, वो एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था जी। तो मैं क्या बता रहा था? सर हाँ, तो ब्रह्मा वो जी और वो ब्रह्मा जी जो है वो मधुकेटिव। प्राणों को उत्पन्न करते हैं, और वो प्राणों की उत्पत्ति से ब्रह्मांड की रक्षा होती है। तो रक्षा का फंक्शन किसने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया? प्रत्येक व्यक्ति के भीतर जो सुनने समझने का एस्पेक्ट था, उसने उस पूरे प्रोसेस को ब्लॉक कर दिया। एज अ रिजल्ट हमारा स्ट्रक्चर ब्लॉक हो रहा था। तो केवल सुनने समझने के फंक्शन से प्राणों की उत्पत्ति और वो जो इंटीग्रेशन था पूरी बॉडी के अंदर जो हो रहा था, दैट वाज डिस्क्राइब्ड इन दुर्गा सप्तशती चैप्टर 1 मधुकैटभ। सेम वे देवी भागवत उसके अंदर और थोड़ी डिटेलिंग के साथ दे रखा था। राइट जी, नेक्स्ट पार्ट। सर ये महाकाली है, योग निद्रा ट्रांसफॉर्मेटिव पावर एज द लिबरेटर। अब वो मतलब ये पूरी प्रॉब्लम से सॉल्यूशन कौन देता है? महालक्ष्मी का महाकाली स्वरूप या महासती स्वरूप, मतलब मैं उसको महासती बोलता हूं तो इसलिए। तो उससे वो पूरा पार्ट रिजॉल्व होगा। सर नेक्स्ट पार्ट। implications for health, neurological disorders, diabetes and toxin accumulation. एक सेकेंड, एक सेकेंड जी, कीर्ति जी बताइए। सर मुझे निर्गुणात्मक के मतलब वो चक्र है ना, वो समझना था। क्या समझना था? निर्गुणोपासना चक्र जो है ना, वो समझना था। वो पीपीटी में हाँ। वो काम का नहीं है। वो काम का नहीं है। आप जो पढ़ रहे हो ना, इसको आप पढ़ोगे तो वो ज्यादा बेटर होगा। मैं तो सिर्फ वो इसलिए लिखा था कि वो निर्गुण उपासना चक्र मुझे जब उसमें मिला था, क्या कहते हैं, मतलब इमेजेस ढूंढनी होती है ना अपने सब्जेक्ट को बताने के लिए पीपीटी में। तो वो निर्गुण उपासना चक्र में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और वो 9 डायरेक्शन और वो सारा जो एस्पेक्ट था वो उसमें लिखा हुआ था। इसलिए निर्गुण जैसा तो कोई चीज होती ही नहीं है। ठीक है ना जी। आप प्लीज रूपा जी अब दोबारा बताइए, आप जो बोल रहे थे। हाँ सर, implications for health, neurological disorders, diabetes and toxin accumulation. हाँ, तो मतलब मधु कैटअप जो है, जब हम उसको डिफाइन करते हैं एज, मतलब वहां पर डिस्क्रिप्शन क्या हुआ कि वो एक नारायण है। नारायण कौन है? कि भाई वो वाटर एलिमेंट है। एक तरफ जो है उस नारायण के से जो युद्ध हो रहा है वो मधु कैटअप का हो रहा है। तो वो मधु कैटअप जो है वहां पर वाटर की दो डोमेन्स के तौर पर आ गया। एक डोमेन हो गई जहां फायर खत्म हुई, वाटर उत्पन्न हुआ। दूसरी डोमेन हो गई जहां अर्थ शुरू हुई और फायर वाटर खत्म हुआ। तो वो एक डोमेन को मधु बोला, एक को कैटअप। तो अब मैं अगर अपनी ह्यूमन बॉडी को लेकर चलता हूं, तो मेरी बॉडी के अंदर एक लिम्फेटिक सिस्टम है, एक ग्लिम्फेटिक सिस्टम है, ऐसे करके मैं उसको जोड़ता हूं। तो उसके बीच का एक कंट्रोलर है। तो उस कंट्रोलर के थ्रू जो है, जब उसमें टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं, तो वो टॉक्सिन्स जो हैं उसको, उसका ग्लूकोज पे क्या इम्पैक्ट होता है, तो वो पूरा पार्ट भी इसका एक पर्सपेक्टिव है जो इस वाले पॉइंट में रखा है। नेक्स्ट पॉइंट। सर ये तो द कॉस्मिक डांस ऑफ प्राणा हो गया है, लाइट एंड लाइफ फोर्स हाँ, वो तो एंड कर राइज लिया हमने। मोमेंटम। ठीक है। हाँ सर, ये चैप्टर 9 में द एथिक्स एंड इंटीग्रिटी ऑफ अ हीलर, आचार्य धर्म, तो हाँ, वो सारा मतलब है। प्राइमरली हीलर जो है वो, मतलब हीलर के पास में कोई पावर नहीं होती है। हीलर जो है अपने आप को डिविनिटी से कनेक्ट करके किसी की हीलिंग करता है। तो जब जब वो, मतलब उसकी मजबूरी है कि वो कोई उसके पास आएगा कि भाई मेरी हीलिंग कर दो, तो हाँ ठीक है। जैसे ही वो ठीक हो जाएगा वैसे ही वो सबसे पहले बोलेगा देखो इसको मैंने ठीक कर दिया। भाई मेरे लिए एक नेचुरल सा पार्ट हो गया ना कि मैं बोलूंगा कि हाँ भाई देखो, ये रोज मैं एक दो टेस्टिमोनी डाल देता हूँ कि देखिए ये वाला हमने इसको ये ठीक कर दिया, इसको ये ठीक कर दिया। बट एंड ऑफ द डे जो वो ठीक करने वाला पार्ट है, वो तो उस बीज मंत्र का कमाल है ना, उसमें हमारा कोई पार्ट नहीं है जिसको हम बोले कि ये हमारा कमाल है। तो हीलर की फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ये होती है, हीलर हमेशा रिजल्ट का क्रेडिट लेता है। होना उल्टा चाहिए। होना ये चाहिए कि जब कोई हीलर कोई केस को रिजॉल्व नहीं कर पाता, उसको उसकी ओनरशिप लेके अपनी पढ़ाई को चेक करना चाहिए कि उसकी पढ़ाई में कौन सा पार्ट है जो इनकम्प्लीट है। अगर वो अपने रोल प्ले को समझे बिना 5 चीजें में वो 5 बार बोलना शुरू कर दे ईगो के तौर पे,
बस उसके बाद से उसकी ईगो ब्रेक होने की वजह से कोई ना कोई चीज ऐसी होगी जो उसकी ईगो को ब्रेक कर देगी। तो ईगो ब्रेक करने वाले पॉइंट तक पहुंचना नहीं है। जब भी आप किसी को नहीं ठीक कर पा रहे, उस रीजन को आइडेंटिफाई करना चाहिए एज ए हीलर, ना कि जो आपने किया जिससे रिजल्ट आ रहे हैं उसका क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। तो इसमें सारे सब टॉपिक्स है सर। आई थिंक द प्राइमेसी ऑफ सेल्फ हीलिंग एंड एनर्जेटिक प्यूरिटी, clearing personal blockages and strengthening one's energy field, the money magnet principle, energetic abundance. बेसिकली हम यहाँ पर मतलब हीलर के लिए क्या नियम होने चाहिए उसकी बात कर रहे हैं। आप जब किसी चीज की क्लीनिंग करते हैं, आपके सामने कोई चीज आई, आप उसकी क्लीनिंग कर रहे हो। क्लीनिंग करने का मतलब क्या हुआ कि आपको वहां पर जो है कोई गंदगी दिख रही है, तभी तो आप क्लीनिंग करोगे ना, वरना क्यों क्लीनिंग करोगे। तो जब आप कोई चीज को क्लीन कर रहे हैं, और वो, और ये रेफरेंस भी बेसिकली रेकी प्राणी कीलर के तौर पर था कि जब वो बार बार हाथों में स्प्रे करते थे, तो जब आप बार बार अपने हाथों पर स्प्रे डाल रहे हो, उसका मेंटल मैनिफेस्टेशन क्या हो रहा है, स्टिमुलाई कैसे जनरेट हो रहा है, आप जाने अनजाने नेगेटिविटी से कनेक्ट हो रहे हो। जब आप बार बार किसी भी रेकी या प्राणिक या कोई भी हीलिंग मोडालिटी से कनेक्ट होते हो, गंदगी हो चाहे साफ सफाई हो, क्रिएटर कौन है, महालक्ष्मी है ना। तो कमांड ही तो देनी है उसको, परसेप्शन में क्लीनिंग कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। दैट वाज माय सबमिशन। तो तो ऐसे करके उसमें डूज एंड डोंट्स के तौर पे लिख रखा है कि जब आप उन डूज एंड डोंट्स को देखते हो, तो वो सारे डूज एंड डोंट्स का इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारे ऊपर। The healer as a king in their domain, maintaining energetic sovereignty. हाँ, मतलब राजा वाला ही पार्ट है ना। मैं तो कहीं से भी ऊर्जा उत्पन्न कर सकता हूँ, मुझे, मेरे पास तो एक पेपर और पेन होना चाहिए। पेपर और पेन है, या मैंने बस अपने चिंतन को, जैसे ही वो महालक्ष्मी मदर्स वूम सोचा, फट से एनर्जी क्रिएट करनी शुरू कर दी। एनर्जी क्रिएट मतलब एक जनरेटर हो गया ना अब। वो Right. जनरेटर जिसको तेल ही नहीं चाहिए, सोचिए कितना इनफाइनाइट हमारी कैपेबिलिटीज है। Cultivating humility, service and universal compassion, ये एक टॉपिक है। और the balance of श्रद्धा and experiential testing, इस पर हाँ, टॉपिक। मतलब मैं, एक हमारे यहाँ संस्कृत में टर्म होता है समास। समास कितने लोगों को पता है क्या होता है? समास मुझे पता है सर, बट वो, हाँ मतलब अभी आप नहीं नहीं, अरे आपके अब हिसाब से अरे नहीं पहले पता। आप अपने तौर पे तो बताओ, मेरे वाले पार्ट को छोड़ो आई ना। थिंक समास इज ग्रामर, समास इज, बताइए बताइए, सोच के बता लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। आई थिंक ग्रामर मेरे दिमाग में आ रहा है, आई डोंट नो, मे बी, क्योंकि मराठी में समास ये वर्ड है। एक सेकंड। 5वीं क्लास का सवाल है ये, समास, संधि और समास। आइए संधि और समास देखते हैं। स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? समास होता है दो शब्दों के बीच का संबंध। अब ये जो संबंध होता है, ये बोलता है कि एक ही टाइम पर तीन चीजें ट्रू स्टेटमेंट हो सकती हैं। अब इसके लिए, समास के लिए कहानी सुनाई जाती है। टर्म दिया गया रामेश्वरम। अब रामेश्वरम जो है वो किस जगह का नाम है? रामेश्वरम किस जगह का नाम है? ये राम सेतु। हाँ, तो रामचंद्र जी रावण को मारने जा रहे थे, उन्होंने जो है वहीं पे रेत ली और रेत से जो है एक शिवलिंग बनाया और उसका अभिषेक करा शिव जी का। और ऐसे करके तो वो
जगह पे जब उठे तो उस क्षेत्र का नाम रखा गया जिस जगह उन्होंने, रामचंद्र जी ने पूजा करी थी। तो उन्होंने बोला कि ये जो है ये जगह आज से जानी जाएगी रामेश्वरम। तो बोले अरे वाह, क्या नाम रखा है। लोगों ने कहा वाह क्या नाम रखा है, राम और ईश्वर। राम और ईश्वर। अब जगह के बारे में जो है वो लोगों ने दौड़े भागे गए और रामचंद्र जी को पूछा कि रामचंद्र जी ऐसे ऐसे है, और ये जो है ये उन लोगों ने जो नाम रखा है वो आपने जहां पर शिव जी की पूजा करी थी उसका नाम उन्होंने रामेश्वरम रखा है। रामचंद्र जी कहते हैं वाह क्या नाम लिखा है, राम का ईश्वर। क्या नाम बोला उन्होंने? राम का ईश्वर। अब जब रामेश्वरम के तौर पे शिव जी के कान में पड़ा कि वो जो है रामचंद्र जी ने जो है वो वहां पर मिट्टी से जो है वो शिवलिंग बनाया और शिव जी की पूजा करी, तो उन्होंने उस जगह का नाम रामेश्वरम रखा। शिव जी कहते हैं वाह क्या नाम रखा है, राम है ईश्वर जिसका। क्या हो गया? राम है ईश्वर जिसका। अब ये कौन बोल रहा है? शिव। ये कौन बोल रहा है? राम। ये कौन बोल रहा है? लोग। और ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स, तीनों ही ट्रू स्टेटमेंट्स है। ये राम, ये शिव का पक्ष है, ये राम का पक्ष है, ये लोगों का पक्ष है। इस प्रक्रिया को जहां पर कि दो शब्दों के बीच का संबंध तीन अलग अलग अर्थों को एक ही समय पे प्रकट करता है, इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। ये समास से एक ही शब्द के तीन अर्थ निकलते हैं। तो हमने यहां पर एक शब्द रखा, श्रद्धा बुद्धि। इसके तीन अर्थ बने, श्रद्धा और बुद्धि। श्रद्धा की बुद्धि, और श्रद्धा है बुद्धि जिसकी। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? सभी म्यूट है। हाँ जी सर। एक मिनट अंदर आना। जी। यस सर। सर म्यूट है आप। हो गया उसको। ठीक है। जी। तो मैं ये कह रहा था कि हमने जो प्रोसेस आइडेंटिफाई करा उसमें समास जैसी टर्म थी, और उसने मल्टीपल मीनिंग्स जनरेट करे कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स के।
उन कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को जब आपने आइडेंटिफाई करा तो आपको पता चला कि कोई भी चीज में मल्टीपल एस्पेक्ट हो सकते हैं। वो मल्टीपल एस्पेक्ट के लिए दो टर्म उठाया आपने, श्रद्धा बुद्धि। जैसे ही आपने वो श्रद्धा बुद्धि का, तो लिटरल मीनिंग क्या हो गया, एक श्रद्धा और बुद्धि दो चीजों के तौर पे जो है। तो हमारे यहाँ एक भक्ति टर्म आई जो कहती है कि आप श्रद्धा के आगे अपनी बुद्धि उठा के फेंक दो। दूसरा पार्ट क्या हो गया, श्रद्धा की बुद्धि, कि आपको किसी भी जगह, तो अब मेरे को महाकाली को देखना है और मेरी श्रद्धा तो है, पर मैं कोई एक चीज को अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो मैं उसको आउटराइटली रिजेक्ट भी कर सकता हूँ कि भाई क्या उसका रिजेक्शन का बेस है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया। फिर फाइनली थर्ड डोमेन आता है कि श्रद्धा है बुद्धि जिसकी। मैं जितना भी काम पिछले 14 साल में कर रहा हूं, मैंने पूरी तरह से हर चीज को क्रिटिसाइज करा, बट ऐसा नहीं है कि मेरा कोई भी क्रिटिसिज्म डिसरिस्पेक्ट का हो। कोई भी चीज जो ईश्वर का डिसरिस्पेक्ट कर रही थी, मैं उसके खिलाफ काम कर रहा था। मैं मेरा पक्ष समझा पाया। अगर हमारे यहाँ कोई चीज रखी है, मेरा एक भी एक्शन ऐसा नहीं रहा पिछले 14 साल में जो इस बात के लिए हो कि मैं बोलूं कि मैं ईश्वर की डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूं। हाँ, मैं उन लोगों की जरूर डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूं जो ईश्वर को छोड़कर व्यक्तियों की पूजा करने के तौर पर चले गए। इसलिए मैंने वो प्रक्रिया और प्रक्रिया के जो एस्पेक्ट्स थे उस पूरे स्ट्रक्चर को और इन सबको देखा। सो दैट्स व्हाई। तो श्रद्धा बुद्धि इसलिए बड़ा जरूरी है क्योंकि हम अक्सर इसी डोमेन में सबसे ज्यादा गलती करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। इस रवि तो हो गया है 9। तो ये जो हम इंडेक्स इंडेक्स से ही तो निकाल रहे होंगे आप सारे हाँ पॉइंट्स। हाँ 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 हाँ। बहुत बढ़िया। तो ये अभी फेज कितने 1 बचे, वाला। कितने बचे? नहीं, पॉइंट्स तो हो गए सर। हो गए अभी कवर। तो हाँ। परफेक्ट। सर अब इसमें जो हाँ पीपीटी को उठा लीजिएगा एक दफे, जब ये बेसिक पॉइंट सारे कवर हो जाए तो फिर हाँ। पीपीटी को उठाइएगा कि पीपीटी में कोई पॉइंट ऐसा, कोई कोई स्लाइड ऐसा जो किसी का रह गया हो। जिन्होंने बाद में ज्वाइन करा उनके लिए नहीं, मतलब जो जिन्होंने स्टार्टिंग से ज्वाइन करा उनका कोई एक पार्ट अगर रह गया हो तो वो उसको एड्रेस कर दीजिएगा। सर पीपीटी माने विच फॉलोज दिस, और मुझे नहीं पता पीपीटी वाला कौन सा है, बिकॉज मेरे पास इतने सारे ये हो गए हैं नहीं, नोट्स। देखिए दो चीजें हैं, एक 568 पेजेस का पीडीएफ है और हाँ। एक जो है 150 के करीब स्लाइड्स का पीपीटी है। ओके। मैं पीपीटी से ही क्लास लेता हूँ, पीपीटी की जो क्लास लेता हूँ उसी को ही डिस्क्राइब करता हूँ, फिर जो क्वेश्चन आते हैं वो कैप्चर करता जाता हूँ। अच्छा, तो किसी के पास है अभी, मैं देखती हूँ तो तब तक। पीपीटी हाँ। पीपीटी में शेयर कर देता हूँ, पीपीटी तो सभी के पास भेजी है, ग्रुप में भी डाल देता हूँ, कोई ऐसा वो नहीं है। ये मैंने पीपीटी ग्रुप में डाल दी। ठीक है जी। तो इसको आप आराम से देख लीजिएगा, जिस जिसके जो भी क्वेश्चन है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, फिर से मैं डिफाइन कर रहा हूँ जो लोग स्टार्टिंग से इस पार्ट में, इस प्रोग्राम में है। तो जो लोग स्टार्टिंग से हैं उनका कोई भी पार्ट जो है अगर छूट रहा है, वो जिन लोगों के लिए हमें फ्रेश स्टार्ट करना है वहां तो फ्रेश स्टार्ट करना ही है, तो इसलिए वहां से तो कोई दिक्कत है नहीं। मैंने जोड़ के सभी को इसलिए रखा सो दैट कि कोई भी चीज अगर हमारी मिस हो रही है तो वो हम लास्ट में करेंगे। तो जिसने जो चीज मिस करी, जैसे फॉर एग्जांपल हमने वास्तु पे जैसा जितना अच्छा अब की बार डिस्कशन करा, इतना इससे पहले इलेबोरेट डिस्कशन कभी भी नहीं हुआ। अब की बार क्या हुआ, लोगों ने अपने मैप्स टाइम से भेज दिए। मेरा जो पिछला बैच था उसमें मैप ही नहीं आए, पूरे 60 दिन पूरे हो गए।
सबके मैप और वो सबके क्वेश्चन ही नहीं भरे गए थे। तो एज अ रिजल्ट वो एक दो जनों ने भरा था, तो फिर वो डिफिकल्टी थी, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। सर मेरा एक क्वेश्चन था, ये प्रीमोर्डियल साउंड के तौर पर ओम ओम को जो बोला जाता है, इन पतंजलि योग सूत्र इट इज कॉल्ड ईश्वर। तो प्राइमोर्डियल साउंड बीज के लिए यूज होता है टर्म प्राइमरली। अच्छा। साउंड दो तरीके की होती हैं, फिक्स्ड, एक हम्म। साउंड होती है फिक्स्ड, एक होती है वेरिएबल। जैसे आप क्या करिए, चम्मच लीजिए और प्लेट के ऊपर उसको स्क्रैच कीजिए, तो अगर 100 जने बैठे हैं तो वो मिलती जुलती तो आवाज होगी लेकिन फिक्स नहीं होगी। सबके पास सेम सेम चम्मच होगी, सेम प्लेट होगी, फिर भी जब वो स्क्रैच करेंगे तो वो आवाज सेम नहीं होगी। ठीक है ना। ओम जो है वो, उसका कॉम्बिनेशन क्या है, अ उ म ऐसे करके जो कंबाइन होकर एक तीसरी साउंड को जनरेट कर रहा है। तो ना वो अ है, ना उ है, ना म है, लेकिन एक ओम की बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन है जो मुझे बहुत पसंद है। मतलब जब मैंने पहली बार ओम के बारे में पढ़ा और मेरा मन हुआ, अरे यार इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। उसने कहा ईश्वर को डिस्क्राइब करो। मैं आप सब लोगों के सामने एक क्वेश्चन रखता हूं, मुझे ईश्वर को डिस्क्राइब करना है, वो बताइए। और आपके मैक्सिमम 3 स्टेप्स होने चाहिए। बताइए ईश्वर को कैसे बताएंगे। तो, तो इस यही है ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश। अ, मैंने तो नाम ले लिया, आप ले रहे हो। मैं तो ये पूछ रहा हूं, ईश्वर को 3 स्टेप्स में समझाना है, कैसे समझाएंगे किसी भी व्यक्ति को। जी कल्पना जी बताइए। जो पास्ट में भी है, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी है, हम्म। या ना जागृत पास्ट में आप हैं, ना जागृत फ्यूचर में, मैं कह रहा हूं ना पास्ट में आप हैं ना फ्यूचर में आप हैं। तो मैं जो हूं, इस स्टेटमेंट को वैलिडेट कैसे करूंगा। मुझे किसी को ईश्वर समझाना है, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है, ईश्वर समझाना है, किसी भी दूसरे व्यक्ति को कैसे समझाऊं। और ये ओम की डेफिनेशन से कनेक्टेड है। जैसे एक सोल दूसरे सोल से बात करती है, वैसे ही बात करना है ईश्वर से। क्या चीज क्या। जैसे एक सोल दूसरे सोल से बात करती है, वैसे ही बात करना है ईश्वर से। मैडम मैंने पूछा 3 स्टेप में ईश्वर बताना है, ओके। ईश्वर एग्जिस्ट करता है, ये 3 स्टेप में आपको समझाना है किसी भी दूसरे व्यक्ति को। आप क्या करेंगे कि सामने वाले को ईश्वर समझ में आ जाए। और महाकाली, ये महालक्ष्मी, और ये महासरस्वती। और ये ओम से संबंधित है, ऐसे करके मतलब। सर क्वेश्चन आपका है, आंसर भी आप ही दे दीजिए। वो तो सबसे आसान है ही है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, आंसर तो मैं ही दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी कीर्ति जी बताइए। सर प्लेसमेंट ऑफ ब्रह्मा विष्णु एंड महेश इन द बॉडी। सर ओम के मतलब मालूम नहीं है रिलेटेड है, मगर मुझे जो समझ में आया है, जो हमारे सोचने के पहले ही हमारे बारे में सोच लेता है, जो हम उसे महसूस कर सके, इसलिए हमारे लाइफ में अप डाउन या ग्राफ्स चेंज करता है, और हर हाल में हमारे साथ में रहता है। ये 3 मेरे नैरेटिव है ईश्वर को समझने के लिए। एक बाकी दफे फिर से बताइए। जो हमारे सोचने से पहले ही हमारे बारे में सोचना शुरू कर देता है, जो ओके। अगर उसे महसूस करने के लिए कुछ ऑब्स्टेकल्स या ग्राफ हमारे लाइफ में लाता है,
क्योंकि जिससे हम उसे महसूस कर सके, उसे जान सके या जानने का प्रयास कर सके। और हर हाल में हमारे साथ रहता है, पूरे मतलब हमारे लाइफ टाइम में, वो मेरे ख्याल से ईश्वर है। मगर उसका नाम वो ओंकार स्वरूप है या अलग कुछ स्वरूप है, ये मुझे नहीं पता। मगर मैं इस ईश्वर को इस तरह मेरे साथ देखती हूँ। ओके, ठीक है। जी किशन सर बताइए। हाँ सर, ईश्वर जो है वो एक जैसे एनर्जी जैसा है, कि वो जो दिखती नहीं लेकिन पर है, वो हमें महसूस होती है। उसे अगर हमें ढूंढना है तो उसको फील करना है। जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी तो है लेकिन दिखती नहीं है, तो हमें कुछ उसको छेड़ेंगे तो जैसा करंट लगता है वैसा है। ये ऐसा इन शॉर्ट में लगता है मुझे। गुड गुड गुड, ठीक है। जी सोनल जी। म्यूट है मैम आप। सॉरी सर, मतलब मुझे लगता है कि जैसे जीवन के जो हमारी जो उत्पत्ति का कारण भी ईश्वर है, हमारे जीवन के प्रॉब्लम सॉल्यूशंस का कारण भी ईश्वर है, और वही हमें आगे, मतलब एक तरह से जैसे वो होता है ना कि जीवन का हर तथ्य उसी के आधार पर हमें अगली लाइफ के लिए, अगली लाइफ कोई अगर है तो उसकी कंटिन्यूएशन के लिए, मतलब वो सब चीजों का वही कारण है। सिर्फ हमें समझ नहीं आ रहा है कि कैसे। मैडम सर मैं भी समझाना ही प्रयास तो है, करूं। समझाना ही तो है, यही तो मैं बात कह रहा हूँ। सर मैं भी प्रयास करूं। हाँ जी बिल्कुल। आ, उदाहरण के तौर पे हमने दूध भरा बर्तन लिया, ठीक है। और उस दूध में जब उसको हम, जैसे आप वो करते हैं ना, घुसते हैं शब्दों में और वाक्यों में और श्लोकों में, उसी तरीके से जब हम उसका मंथन करेंगे तब उसमें मक्खन निकलता है, और उसी मक्खन से फिर जो है तत्व निकलता है, जो वो घी होता है, लेकिन दूध में किसी को दिखाई नहीं देता। इसी तरीके से ईश्वर हमारे जीवन में हर समय हर परिस्थिति में उत्पन्न रहता है, लेकिन हमको दिखाई नहीं देता है। उदाहरणार्थ, भक्त प्रहलाद ने यही कहा था ना कि खम्भ में प्रभु और खड्ग में प्रभु, इस पूरी मतलब बताया था विस्तार से। मेरी समझ में ये आता है। ठीक है, नेक्स्ट। जी रूपा जी बताइए। सर, who is not governed by time, space and दिशा। मैंने मैंने ये पूछा, मुझे किसी को ईश्वर समझाना है, ईश्वर क्या होता है, मैं वो कैसे समझा दूं 3 स्टेप्स हम्म। में। जी चंदन जी। ईश्वर उसको बोलेंगे जो सबको सेम दृष्टि से देखता है। मैडम देखा तो किसी ने है नहीं ना, समझाना है आपको, मुझे बताना है कि ईश्वर है, तो आप मुझे कैसे समझाओगे कि ईश्वर है? आप सब लोग हम लोग परिभाषाओं में अटके पड़े हो। हम लोग सच्चे दिल से जो प्रार्थना करते हैं अपनी वो फुलफिल हो जाती है, तो हम मैडम लोग झूठे, बोलते हैं थैंक यू झूठे दिल भगवान। से, झूठे दिल से तो कोई प्रार्थना करता ही नहीं ना, नहीं। सभी सच्चे दिल से ही करते हैं। हाँ, सॉरी तो सर, मैं नहीं सच और समझा था। झूठ का, और नहीं, बड़ा ऐसा कुछ सिंपल नहीं सा है। है। मैं बार बार हिंट दे रहा हूं कि ओम की डेफिनेशन से वो प्रूव होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ओम का स्टॉन्च वो हूं कि शत्रु, मेरी कहानी ही ओम की डेफिनेशन से शुरू शुरू हुई थी। जी रूपा जी बताइए। वो गलती से हो गया, ये ग्रंथियों, मैं तो ग्रंथियों से रिलेट कर रही हूँ और उमा से ये कर रही हूँ, पता नहीं। आई नो द थ्योरी ऑफ दैट बट। बोलिए बोलिए, क्या है थ्योरी? नहीं नहीं नहीं, तो अकार क्या है, उकार क्या है और मकार क्या है, ऑल दैट आई वही नो बट। वही बताना है, वही बताइए। आकार उकार तो मकार ही अकार। बताना है, बट बात यह है कि वो हाँ। उसके बताने से ईश्वर पता चल जाए किसी को भी।
जी संध्या जी, आप बताइए। तो ये नॉट्स, देयर आर मेनी थ्योरीज आई विल हैव सर, यू मैडम एक्सप्लेन। कोई सी भी एक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपने आत्मा से कनेक्टिविटी करके बोलेंगे कि कनेक्ट हो जाओ अपने सोल से, और देखो जो फील हो रहा है तो वो फीलिंग ही ईश्वर है, ऐसा समझ लें, समझा सकते हैं उसको। हम्म। राइट। सबका हो गया, मैं शुरू करूं? कोई लास्ट अटेम्प्ट देना चाहता हो? सर आप ही बता दीजिए। नहीं, मैं तो बताने के लिए सवाल कर रहा ना। अगर मैं मैंने बताना नहीं होता तो मैं सवाल ही क्यों करता। बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने जब पहली बार संस्कृत में कुछ ओम का पढ़ रहा था, तो उसने बोला जी ओम क्या है, बोले जी अ, उ और म। तो मैंने कहा भाई ये कोई नई चीज तो है नहीं, प्राइमरली क्या होता है। एक सेकेंड। हम जब ओम लिखते हैं तो ओम लिखते कैसे हैं? ऐसे करके हमारा ओम का सिंबल आता है। दूसरा जो ओरिजिनल तरीका था, जो आर्य समाज वालों में दिखता था, वो दिखता था ऐसे करके। ये देखा है आप लोगों ने? ए, जी देखा है। ये बी। इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है? मतलब तो सर एक ही है, ओम ही बोलते हैं इसको भी उसको भी। हाँ, पर ये ऐसे क्यों लिखा है और वो वैसे क्यों लिखा है? कोई तो रीजन होगा ना इसको ऐसे लिखने का और वैसे लिखने का। जैसे गंगा की धारा नीचे गिरती ओ है और फिर माय पानी गॉड, ओ आकाश में माय जाता गॉड। है, मैडम सेम है। बिल्कुल सुपर हिट वाला 6 दे देते हो आप एक सेकंड में। मेन मेन स्ट्रीम में रहना कितना डिफिकल्ट है, मतलब पता है, मैं आप सब लोगों को देखता हूं। अगर एक बच्चा मेरे से पूछना चाहे कि भाई मुझे ईश्वर को देखना है, और वो आपके पास आए और वो आप सबकी परिभाषाएं सुने, वो भाग जाए, बोला मुझे इस ईश्वर से मतलब ही नहीं रखना, गलती से दिख गया तो मुझे इसके साथ में एक सेकंड को खड़ा नहीं होना। ये बच्चे जितने भी नास्तिक हो रहे हैं ना, हमारी गलती से हो रहे हैं। संस्कृत में, अच्छा ये क्या है बीच में जो लिखा हुआ है? ये ई लग रहा है। वंडरफुल। संस्कृत में जब किसी अक्षर के आगे हिंदी वाला 3 लिखा जाता है, उसको कहते हैं प्लुत स्वर। पहली बात तो ये प्लुत स्वर बता रहा है। ओ की 3 मात्रा, म की 1 मात्रा मिलके बनता है ओम। ओ की 3 मात्रा और म की 1 मात्रा मिलकर बनता है ओम। अब ओ जो है वो अ प्लस उ है। तीसरा पार्ट हो गया म। तो अ प्लस उ की 3 मात्राएं। अब इसमें कोर क्या निकला? अ, उ और म। तो यहां पर ये जितने भी लोग ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है? ओ, ऐसे करके चलता है वो। पहली मात्रा में नाभि, दूसरे में गला, तीसरे में हेड रीजन तक ले जाके, और फिर वो पूरे को म में विलीन करने की प्रक्रिया होती है। अ मतलब श्वास। अ के लिए अ से ह बनता है, इसलिए अ की साउंड। तो हमारे किसी का कोई भी नाम अ के बिना पूरा ही नहीं हो सकता। तो ईश्वर कौन है? बोले जो सबके अंदर है वो ईश्वर है। पहला स्टेप हो गया। अ की साउंड सबके अंदर है, तो जो सबके अंदर है वह ईश्वर है। बोले वो तो ठीक है, लेकिन बताओगे कैसे? बोले बड़ा आसान है। ऊ को देख लो। ऊ मतलब प्राण। प्राण मतलब विशेषता। प्रत्येक की जो विशेषता है वो ऊ है। उस विशेष मतलब
किसी के अंदर भी कोई सी भी विशेषता है, उस विशेषता का कारण कौन है? बोले जी ईश्वर। बोले अच्छा। बोले एक, पॉइंट नंबर वन, जो सबके भीतर है। पॉइंट नंबर टू, जो प्रत्येक की विशेषताओं का ही रिस्पॉन्सिबल है। पॉइंट नंबर थ्री, मैं उसको जानूंगा कैसे? बोले मां से। बोले मां मतलब जहां प्रत्येक विशेषता विलीन होती हो। तो ईश्वर कौन हो गया? वो जो सबके भीतर है, प्रत्येक की विशेषता का कारण है, और जिस जगह जाकर सारी विशेषताएं विलीन हो जाती हैं, उस कॉम्बिनेशन को मैं ईश्वर कहता हूं। और उसके लिए मैंने एक सिंबल बनाया और उस सिंबल से उसको ओम लिख दिया। हाउ सिंपली इट इज डिफाइंड। जो सब कुछ करने वाला है, प्रत्येक विशेषता का कारण है, वो कारण जहां सारे विलीन हो जाते हैं, वो विलीन होने के बाद जो प्रकट होता है वो ईश्वर हो गया। तो आप जब ईश्वर बता रहे हो तो किससे बता रहे हो? यही पूरा पार्ट आप ओम से बता रहे हो। तो ऐसे करके तो मेरी कहानी शुरू हुई थी। तो तीन स्टेप में किसी को भी ईश्वर बताना है। पहला, सब में जो है ईश्वर को देखो। ये अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, कोई मतलब नहीं, सब में ईश्वर को देखो। पार्टिकल, चींटियां, हाथी, घोड़े, गाय, कुत्ते, जिसको मर्जी देखो, सबके भीतर ईश्वर है। तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, प्रत्येक जिसको जिसमें ईश्वर देख रहे हो उसकी विशेषता को भी देखो। विशेषता देखी तो फिर ऊ के नाम पर आ गया वो। और जहां सारी विशेषताएं विलीन हो जाती है वहां मां। ऐसे करके उसने मुझे पहली बार में ओम समझाया। अब मेरे को बड़ा मजा आया कि अरे ये ऐसे तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बट इन द लेटर अप्रोचेस वो पूरा का पूरा पार्ट जो है बना नहीं, क्योंकि लार्जर थ्योरीज में जैसे ही हम गए तो फट से वो पूरा का पूरा जो है वो श्री की डोमेन पे आया। तो जब मैंने पहली बार कनेक्ट करा था तो ऐसे करके मैंने उसको देखा था। तो अब इसमें क्या है? इसमें चार चीजें हैं। पहला है श और क्ष, दूसरा है र, तीसरा है ई, चौथा है अह। तो इस सब का कारण कौन है? शिव और शक्ति। इस सब का कारण क्या है? शिव और शक्ति। सबके भीतर जो रस रूप में है, तो वो री से शुरू हुआ। और सबके भीतर जो ऊर्जा के रूप में है वो बड़ी ई से शुरू हुआ। तो बड़ी ई से शुरू होने से ई से बनता है या। और आह मतलब जिस चीज के आगे विसर्ग लग जाए उसके आगे जो है अथ टर्म आता है। तो ऐसे करके जब ये मेरे सामने आया तो ये श से बना सामवेद, ये रा से री हुआ, री से बना ऋग्वेद, और ई या से बना यजुर्वेद, और ये अथ से बना अथर्ववेद। ऐसे करके मेरे चारों वेद की डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट होती है जब मैं श्री टर्म में जाता हूं। तो पुरानी जितनी भी 1920 या उससे पुरानी किताबें हैं, उन सब जगह संस्कृत में श्री लिखा हुआ है। ऐसे करके कोई सी भी बुक देखेंगे अगर हिंदू माइथोलॉजी सिस्टम से कनेक्टेड है, तो उसके कवर पेज पे श्री जरूर लिखा होगा। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी सर। तो ओम से ईश्वर समझाना तो ठीक है, बट जैसे ही मुझे ईश्वर समझ में आया तो मुझे पता चला कि ओम जो है एक लिमिटेड डेफिनेशन है, बिकॉज वो सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद तक तो बता पाता है, अथर्ववेद को मॉडल में एक्सप्लेन नहीं कर पाता। दस आई रियलाइज कि ओके देर इज ए लार्जर डेफिनेशन, समबडी करप्टेड द प्रोसेस बाय ऑल्टरिंग द डेफिनेशंस, बाय क्रिएटिंग समथिंग जो कि मीनिंगफुली कनेक्ट ही नहीं होता। तो ऐसे करके मैं ओम से अलग हटा। नहीं तो मेरे को तो ओम ऐसा पसंद था, हर चीज में बड़ा मजा आता था ओम ओम करने के बाद में। दस आई क्रिएटेड दिस एंटायर कंस्ट्रक्टिव थ्योरी कि किसी ने हमारे फंडामेंटल इंडेक्स को ही चेंज कर दिया। हमारा प्रधान वेद सामवेद था, किसी ने उसे ऋग्वेद करा, तो उसमें उसका क्या लाभ था? अगर सामवेद मेरा प्रधान वेद है, ऋग्वेद मेरा सेकंड वेद बन रहा है, तो किसी को इससे क्या लाभ हो रहा है? एंड दस आई कनेक्टेड टू लार्जर क्वेश्चंस कि भाई ये कौन है जो इतनी छेड़छाड़ करने का दिमाग भी रखता है।
और ये छेड़छाड़ एक दिन में नहीं हो सकती, एक महीने में नहीं हो सकती, एक साल में नहीं हो सकती। शतकों तक लगातार प्रैक्टिस करने के बाद में आप इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी प्लान कर सकते हो। दस आई डिड द एंटायर रिसर्च ऑन माई सब्जेक्ट। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? अब मैं आपको वो दिखाता हूं जो मैं सबको बोल रहा हूं। ये मेरी स्क्रीन दिख रही है अभी आपको? जी सर। अब ये मैंने दिखा। यहाँ पर दुर्गा सप्तशती, जो मेरे को एक संस्कृत में पुरानी मिली थी, उसका मैंने चैप्टर 78 उठाया। अब ये शुरू हुई चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ओम नमः चंडिकाय। एक सेकेंड। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ओम नमः चंडिकाय, चैप्टर 1। मार्कंडे उवाच। मार्कंडे उवाच के आगे कोई नंबर नहीं है। सावर्णी सूर्य तनयो यो मनु कथे तेष्टमा, निशामयम तदुत्पत्तिम विस्तराद गदतो ममा। ठीक है जी। नंबर क्यों नहीं है यहाँ पे, और ये पहले नंबर का श्लोक कैसे हो गया? और ये जो किताब थी वो अ, इसमें मतलब एक एक चीज जो है उसी तरीके से थी जैसे कि डिस्क्राइब्ड उसमें देखी जाती है। पूरा वर्बेटिम दुर्गा सप्तशती है। रागनी मैम, आपने हिंदी में पढ़ी है दुर्गा सप्तशती संस्कृत में? सर पढ़ती संस्कृत में हो, समझती हिंदी में हो। हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए पढ़ के देखिए जरा। ये पहला श्लोक सही लिखा है, इसने गलत लिखा है? अब ये नहीं कर सकती मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ, माँ से हाँ, कहती हूँ, अरे सही पढ़ूं अरे, या गलत पढ़ूं आप जानो। हाँ नहीं मतलब ये क्या लिखा है यहाँ पे? ये सावणी सूर्य तेनो यो मनु कथ्यते अष्टम, निशा मैं तदुत्पत्तिम विस्तरात गदतो मम। ये सही लिखा है गलत लिखा है? मेरा मतलब ये है कि यही दुर्गा सप्तशती का पहला श्लोक है ना, हाँ जी। या नहीं है? सर आपने कंफ्यूज कर दिया मुझे खुद ही। मैडम 50 साल कॉन्फिडेंस तो रखिए ना। नहीं, यही तो कमी है। अब आपके सानिध्य में आके शायद कुछ सुधर जाऊं। सुधरने की बात नहीं जी, बिल्कुल संस्कृत का ऑर्डर परफेक्ट दुर्गा सप्तशती का यही है। आप बोलो तो मैं गीता प्रेस गोरखपुर के अभी निकाल देता हूँ, लेकिन नहीं गीता सर, प्रेस, मेरे पास मैं है कह रहा हूँ, वही मैं अभी सावण सूर स्क्रीन पे, तनयो। मैं कह रहा हूँ यही है स्क्रीन सर। पे सबको कंपैरिजन दिखा देता हूँ कि वहां पर जो श्रीमद ये जो गीता प्रेस गोरखपुर की वो है दुर्गा सप्तशती, यहाँ पर 3 नंबर श्लोक है, वहां पर 4 नंबर श्लोक है। मैं यही फर्क बताने की बात कर रहा हूँ। यही छेड़छाड़ देखिए, एक सेकंड रुकिए ना। अब ये तो आपने देख ही लिया जो दिखा रहा था मैं। अब दूसरा पार्ट देख लेते हैं। देखिए स्क्रीन दिख रही है मेरी? जी सर, हम्म। इसमें 2 नंबर लिखा है। फर्क पता चल गया? जी। वहां पर एक, यहाँ पर दो, मतलब किसी ने तो दिमाग लगा ही लिया ना। बिल्कुल सही। और दिमाग लगा के क्या करा? वो उसने उतने श्लोक कम कर दिए। हम्म। 700 श्लोक पूरे, हाँ जी 700 पूरे हो गए। अरे तुम्हारे घर का राज है, 700 श्लोक पूरे हो गए, कुछ भी कहीं भी। बट क्योंकि हमारा फोकस अपने नून तेल लकड़ी में था, तो हम देखते देखते भी उसको इग्नोर करते चले गए। और मैं तो 20-22 दुर्गा सप्तशती की बात कर रहा हूँ, मतलब जब जब जो जो जहां जहां भी छपी है, कहीं ना कहीं से मेरे सिस्टम में आ रही थी। 14 साल एक ही काम करा बस, दुर्गा सप्तशती, और कुछ भी नहीं करा। तो क्यों कोई हमारी पावर्स को छीनने में अपना दिमाग लगा रहा है? और अगर हम पावरफुल हो गए तो हम किसको गुलाम बनाएंगे? फिर से हम पूरी दुनिया में राजसूय यज्ञ करेंगे, सबको गुलाम बना देंगे। जितने भी गुलाम हैं वो अपने डर से हमें हमारा काम नहीं करने दे रहे। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया?
जी सर, बिल्कुल कोई बिल्कुल। कोई ऐसा हो जिसको जरा सा भी अभी डाउट हो कि नहीं मेरे अप्रोच जो है नॉन साइंटिफिक है, या कोई ऐसा एस्पेक्ट जो वैलिडेट ना कर पा रहा हूं मैं। आप लोग जो भी ये काम करोगे दुर्गा सप्तशती के जितने पार्ट के ऊपर, इट विल बी अ वेरी वेरी मीनिंगफुल पार्ट टू कंट्रीब्यूट। थोड़ा करेंगे ज्यादा करेंगे दैट डजंट मैटर। सर आपके नजरिए से कभी नहीं देखा, ये देखा अपना जल्दी जल्दी सब काम निपटा के मुझे इतना पाठ करना है। अब जो है गुप्त नवरात्र तक हम जो है थोड़ा थोड़ा करेंगे, और देखते हैं कैसे पहले जी नवरात्र के जी दिन सर, बिल्कुल बिल्कुल। महालक्ष्मी खुद ही। जी रूपा जी, आप क्या कह रहे हैं? Sir, so your findings about Omkar तो एंड श्रीम, तो ओमकार का सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस, वेर डू यू प्लेस इट नाउ, राइट? क्योंकि ओम 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 कोई चीज थी नहीं। ओम वॉज प्लेस क्वालिफायर ऑफ बीज मंत्र। जब पूरा टेक्स्ट खत्म हो रहा था तो उन्होंने हम्म कहा कि ये हजारों बीज मंत्र जो प्रक्रियाओं में हैं, हमारे सारे टेक्स्ट में हैं, वेद पुराण उपनिषद तंत्र महाभारत ऐसे करके तमाम जगह, तो हर जगह बीज मंत्र लिखेंगे तो टाइम बहुत लगेगा। एक काम करते हैं, बीज मंत्र बनाने का तरीका बता देते हैं और एक सिंबल लगा देते हैं लेमैन के लिए, सो दैट कि जब जब वो पढ़ेगा तो उसको पता है कि ऐसे करना है। सोर्स कोड किसी ने गायब कर दिया। वो ओके। किताब की ये बीज मंत्र बनाने के क्या सिद्धांत है, क्या नियम है, ये किसी ने गायब कर दिया। अब जो आपके पास किताब रह गई उसमें सिर्फ ओम रह गया। भाई प्रिंटिंग प्रेस आपके कंट्रोल में थी नहीं ना, ब्रिटिश ड्रिवन थी। ब्रिटिशर्स ने ही प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी पूरे देश दुनिया के तौर पे, तो जितनी भी किताबें थी वो उनके हाथ से प्रूफ रीडिंग निकला। गीता प्रेस गोरखपुर ने सारी किताबें सबसे सस्ते रेट पे प्रोवाइड करने के लिए कर दिया। हो गया गेम इतनी देर में ही। बिना कारण के कुछ नहीं होता, मतलब हर चीज के लिए एक ना एक कारण चाहिए होता है। मैं सर आपको मैं अगर सोच रही पढ़ा हूँ, लेकिन ब्रिटिशों को भी तो पढ़ना पड़ा होगा। है जी। मतलब देयर मस्ट बी स्कॉलर्स इन देम आल्सो। हाँ, देर मस्ट बी स्कॉलर्स। ऐसा थोड़ी होगा स्कॉलर्स की कमी या थी इस तो देश में कभी भी। लेकिन अगर आप शतरंज का गेम खेल रहे हो और मैंने ये डिसाइड करा कि मुझे आपको पराजित करना है, तो मैं वही तरीका फॉलो करूंगा जिस तरह से आप सोचोगे। राइट। तो जैसे आप सोचते हो उस सोचने के तरीके में मैंने एक प्यादा उड़ा दिया। तो आप सोचने के आपके सोचने के तरीके को फॉलो करके ही मैंने सारे गैप प्लान करे। अब आप ये करोगे, अब आप ये करोगे, ऐसे ऐसे है। और गाय पवित्र कर दी, अब आप गाय को आगे करके युद्ध करने लग गए। तो अब मैं जहां जहां था पीछे, तो वहां वहां पे मैं मार खाता गया, क्योंकि मैं तो मेरी अंधी भक्ति गाय में रख रहा था। देश इंपॉर्टेंट है कि गाय इंपॉर्टेंट है? तो मतलब मेरे सोचने के रूडिमेंट्रीज जितने भी पार्ट थे उन सब से मैं पराजित हुआ। मैंने कहा मैं कैसे पराजित हो सकता हूँ, मैंने तो पराजय का कुछ नहीं है। तो जब मैं दुर्गा सप्तशती पढ़ने बैठा तो उसमें पहले उसने बोला कि सावर्णी सूर्यपुत्र मनु, तो सूर्यपुत्र मनु मतलब ये तो शनि हो गया। सूर्यपुत्र मतलब शनि। मैंने ये कहानी में कुछ तो लोचा है, इसको पढ़ के देखता हूँ। फिर मैं उसके एक एक पार्ट को ढूंढ ढूंढ के पढ़ता रहा। उसने बोला कि जी राजा प्रजा बाहर निकालना। तो किसी ने टेक्स्ट के अंदर छोटी छोटी चीजों को डिफाइन करते हुए एक स्ट्रक्चर बताया। फिर मुझे एक विद्वान मिला, उसने बोला कि तुझे पता है रामचरितमानस में रावण का डिस्क्रिप्शन कैसे है? मैंने कहा नहीं। बोले वो तुलसीदास जी के टाइम पे लिखी गई थी, तुलसीदास जी ने अकबर का काल समझाने के लिए रामचरितमानस में रावण के काल का डिस्क्रिप्शन दिया। तो मुझे वो टेक्स्ट का कोरिलेशन समझ में आया। अच्छा, जो ऑथर जो है वो डायरेक्टली ना कह के इनडायरेक्टली कह के बात करके बता रहा है। तो धीरे 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 करके फिर वो टेक्स्ट और उसके एस्पेक्ट समझने में आए। बहुत इंटरेस्टिंग था। तो कॉन्स्पिरेसी ब्रेक करना, ओ वो तो मेरा सबसे फेवरेट काम होता है। कैसी भी कॉन्स्पिरेसी हो उसको मैं कभी भी ब्रेक कर दूंगा। तो आप जब किसी चीज को पकड़ते हो तो आप इमोशन से पकड़ते हो, मैं लॉजिक से पकड़ता हूं। मेरे आपके पढ़ने के तरीके में मेरे पास आस्था का कोई काम नहीं है, भक्ति का कोई काम नहीं है। लेकिन आपके और मेरे दोनों के चिंतन में महालक्ष्मी का पूरा पूरा दखल है। ये नहीं है कि मतलब मैंने ऐसे करा तो नहीं आया। स्कॉलर कोई चीज नहीं कर पाया, इसी बात की
स्ट्रेटेजी और कॉन्स्पिरेसी थी। एजुकेशन सिस्टम हमारा था ही नहीं। यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज सब किसके थे? ब्रिटिशर्स के थे। उनका प्रिंसिपल कौन था? वो था वाई देर वॉज नो नोबल स्कॉलर कि जिसको नोबल प्राइज विनर इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स। 100 साल से ऊपर का इतिहास हो गया हमारा। आज भी आजाद हुए हुए हमें 50, 60, 70 साल हो गए। क्या अभी भी ऐसी स्थिति है कि हमारे यहाँ से साइंस में नोबेल प्राइज नहीं आ रहा? वो चाहते ही नहीं कि किसी भी तरह से हम खड़े हो पाए। और मेरे रास्ते में, मतलब मैं तो हमेशा बोलता हूँ, जब परेशान होता हूँ फट से कहता हूँ, हवा पानी गौरव शुक्ला, इन्हें कभी कोई नहीं रोक सकता। आप ये चीज जैसे ही बोलना शुरू करोगे, हवा पानी और रूपा, इसे कोई रोक नहीं सकता। आप जो चाहोगे आपके सामने चीजें आ जाएंगी, सारे बैरियर्स हट जाएंगे। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है जी, चलिए जी, 4 o'clock। नमस्कार। बट आज अच्छा थैंक यू। सेशन था, मुझे मुझे बड़ा मजा आया आज। वेरी गुड सेशन।